क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज से बेटा हम शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, जिसका आप बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर कब पढ़ाएंगे। तो फाइनली हम अब शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, और दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन। एंड ये पूरा यूनिट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और डॉक्टर वाला फील्ड यदि इस यूनिट को पढ़ने में नहीं आया तो फिर हमने कुछ किया ही नहीं बेटा। ठीक है, मतलब ये है कि ये वो यूनिट है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो डॉक्टर वाला फील आना तय है, क्योंकि आप एक डॉक्टर से पढ़ने जा रहे हैं। और ये वो डॉक्टर नहीं है जो डॉक्टर जो है प्रैक्टिसिंग नहीं होते हैं, मतलब मैं वो डॉक्टर हूं जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है। तो मुझे रोज में कई सारी चीजें मुझे देखने में आती हैं, कई सारे पेशेंट्स में देखता हूं, कई सारी चीजें जो है वो मुझे जो है वो जिनका मुझे अनुभव है वो भी मैं आपसे बीच बीच में डिस्कस करूंगा। मतलब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को ऐसे पढ़ेंगे कि हमें मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में एकदम आसानी हो जाए हमको। आप बोलोगे क्या आप उतना डिटेल जाके पढ़ाओगे? नहीं, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, पर बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी हम फोड़ देंगे। हम क्या, हम मतलब ऐसे पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, नीट के सिलेबस में जो जूलॉजी है वो एक्चुअली एनिमल किंगडम और ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ठीक है, और एनिमल किंगडम हमने कैसे पढ़ा आप जानते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं इसको हम आंसर ना कर पाए, सबके आंसर करते बनता है हमसे। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत सारी उम्मीदों के बोझ के साथ, बहुत सारी मेहनत करने के प्रण के साथ में हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं बेटा, हम सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसको एनसीईआरटी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो चैप्टर जो है वो जो पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसको देखेंगे हम। तो जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है उसको बेटा हम फॉलो करेंगे। अब देखिए, एक बात क्लियर कर दूं मैं, कई बच्चे सिलेबस को लेके बड़ी चिंता कर रहे हैं कि सिलेबस कब पूरा होगा। अरे भाई, तुम्हें पता है एग्जाम की डेट कब है क्या? अटके अभी तुम चिंता मत करो। हम अपना देखो, हमने कहा था कि 12th वाला पोर्शन हम पहले कवर कर देंगे, हमने कवर ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ चुका है, ऑलमोस्ट जो है खत्म होने पे आ गया। 11th वाले पोर्शन में सिर्फ प्लांट किंगडम छोड़ दीजिए, बाकी आपका पूरा का पूरा जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी बस यही बचा है, बाकी सब ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं हम। प्लांट किंगडम को लेके बड़ा कंफ्यूजन है कि सिलेबस में है या नहीं है, तो इसलिए इसको हम आखिर में करेंगे, उसको हम क्या आखिर में करेंगे, चिंता मत कीजिए, वो भी मैं कराऊंगा आपको। वॉटेवर ऑप्शंस जो है वो जो भी एनटीए प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर मेहनत करेंगे हम। ठीक है, तो अभी हमारा पूरा फोकस है फिजियोलॉजी पर। जैसे हमारे जो है वो फिजियोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे, तो देखो बेटा, ऐसा भी है कि ये सारे लेक्चर जो है ये फ्रेश लेक्चर है, ठीक है, एकदम जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं उनके। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा भी होगा बेटा फिजियोलॉजी का जिसको हमें टाइम के अकॉर्डिंग ओवरलैप करना पड़ेगा। तो कुछ एक आध दो चैप्टर इसमें ऐसे हो सकते हैं जिनको मैं असाइन कर सकता हूं विद एमसीक्यू। तो मेरे साथ में आप बियर कीजिएगा, टाइम का इंटरेस्ट है, हम इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी डोंट वांट टू कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, टाइमिंगली कोर्स पूरा होना चाहिए। इसीलिए जो है कई बार असाइन लेक्चर का सहारा लिया जाता है, पर ये लेक्चर असाइन नहीं है। ये लेक्चर जो है वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ाऊं मैं। लेकिन कुछ चैप्टर से एक आध दो यूनिट ऐसे हो सकते हैं, एक आध दो चैप्टर्स के ऐसे हो सकते हैं जो मैं आपको असाइन कर दूं, रिसेंटली रिकॉर्डेड है वो। ठीक है ना? ठीक, तो कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉमिस नहीं करूंगा, इतना ही प्रॉमिस करूंगा कि मैं ऑनेस्टली पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको ऑनेस्टली पढ़ना ताकि एग्जाम में फोड़ कर आए बेटा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भोजन, फूड, वाई इट इज रिक्वायर्ड, क्यों इसकी जरूरत होती है। कि देखिए, आप देख सकते हैं कि आपको फोटोग्राफ में एक व्यक्ति थाली लगाता हुआ दिख रहा है कि बढ़िया सा राइस रखा हुआ है, अच्छी सी जो है वो चपाती रखी, नॉन रखी हुई है यहां पे। के आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा लग रहा है कि बटर चिकन जैसा भी कुछ रखा हुआ है ना? है ना? जब हम जो है वो एक कहीं, अब हमारे लिए सेलिब्रेशन क्या है? यदि आप पूछे किसी से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन, कि चलो भाई पार्टी करते। अब पार्टी करते का मतलब क्या? पार्टी करते का मतलब है कि एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, डांस करेंगे और कुछ खाएंगे। चलो भाई पिकनिक पर चलते हैं, तो पिकनिक पर चलने का मतलब क्या? किसी दूर जगह पर जाएंगे, मनोरंजक अच्छे नजारे को देखेंगे और खाएंगे। भाई साहब, आप हमारे घर पधारते क्यों नहीं? कभी आप हमारे घर आइए ना। आप भाई साहब घर आ गए, कुछ बातें करेंगे, कुछ खिलाएंगे। मेहमान घर पर आने वाले हैं, कुछ बातें करेंगे, कुछ खिलाएंगे। मेहमान जाने वाले हैं,
तो पूरी आलू की सब्जी बांध देंगे उनको। प्रेम का प्रतीक है भोजन। भोजन नहीं है, भोजन प्रेम का प्रतीक है, भोजन सद्भावना का प्रतीक है। कि आप जब कभी जो है दुबई के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, अभी पता नहीं क्या हाल है, लेकिन दुबई के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां पर जो है वो जो उनका वीजा ऑन अराइवल मरहबा काउंटर है उनका, जिनके पास यूएस वीजा होता है वो लोग डायरेक्ट जो है वहां पे, जैसे मेरे पास यूएस वीजा है तो मुझे सीधा दुबई जाके वीजा मिल सकता है, ठीक है। पहले से वीजा अप्लाई करनी होती है। तो दुबई उतरते हैं तो आपको वो चॉकलेट, एक चॉकलेट देते हैं स्वागत के तौर पे कि आप हमारी कंट्री आए हैं तो एक चॉकलेट लीजिए दुबई का, ठीक है। अच्छा लगता है। राजस्थान में जाइए आप, राजस्थान में आप किसी महल में जाएंगे आप, तो आपका स्वागत करेंगे, बाकायदा लेके आएंगे हार फूल और आपको एक अच्छा सा जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीने को देंगे। किसी 5 स्टार में जाएंगे आप तो चेक इन करने के दौरान आपको जो है वो बाकायदा कोल्ड ड्रिंक आपको सर्व करेंगे। वो क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्यों? हमारे घर कोई आता है, हम बोलते हैं भाई साहब चाय लेंगे, चाय बना, अरे चाय बनाइए इनके लिए, चाय क्योंकि फूड इज द पार्ट ऑफ अवर कल्चर। भोजन जो है वो हमारे नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे जहां जहां ह्यूमन बीइंग है वहां कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वाई फूड इज सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि कारण यह है कि फूड जो है वो हमारे लिए एनर्जी सोर्स है। फूड हमें हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे इम्यून सिस्टम की सैलरी है। आप बोलते हो कि भैया हमारा इम्यून सिस्टम, हमको आप जो है वो कोरोना से बचाना, ठीक है ना, ठीक है, यानी हम जो है वो कोरोना, अब कोरोना से बचने के उपाय क्या? मैंने अभी परसों जो है मैं फ्लाइट में आ रहा था तो एक भाई साहब थे, वो जो है अपना मास्क जो है वो ऐसे कान में लटकाए हुए थे, मतलब लोग दोनों कान में लटकाते, वो एक कान में लटकाए थे। मैंने कहा सर ये ताबीज नहीं है कि आप लटका लिए तो भूत प्रेत नहीं लगेंगे आपको, के ये मास्क नाक पे और मुंह पर लगाना पड़ता है, कान पर लगाने का क्या मतलब लोगों ने ऐसी थ्योरी बना ली कि कान से कोरोना घुसने वाला है इसके। खैर छोड़िए बात को, उसको। अभी इतनी सी बात है कि अभी डॉक्टरों ने बोला कि भाई जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, जो लोग क्रश डाइट पर हैं, जो बड़ा स्ट्रिंजेंट जो है वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कोरोना के टाइम पीरियड में जो है वो डाइटिंग ना करें, हेल्दी फूड खाएं, वो अच्छे से खाएं और जो है बैलेंस फूड लें। उसके अंदर आपका विटामिन होना चाहिए, विटामिन सी अधिक मात्रा में होना चाहिए और आपके फूड में जिंक भी होना चाहिए, आपके फूड में जो है वो सारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होना चाहिए जो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हो। भाई इम्यून सिस्टम बोलता है कि हम टी और बी से ले, हमको तुम यदि एनर्जी नहीं दोगे, हमारी तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमको सैलरी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे, हमको सैलरी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करने वाले। कि हमको तुमने जो है बोल दिया है कि भाई बेगारी करें, हम नहीं करेंगे बेगारी, हमको तो खाना खाओ चलो। मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो मांगता है सैलरी, आपका पूरा बॉडी कहता है कि भैया हमको तुमको जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारी है, हर सेल को फूड चाहिए, क्रेविंग, भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है, अच्छा भोजन देके ब्रेन ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है कि भाई कहां फूड मिल जाए हमको। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी देखिए, अभी यदि हम बात करें तो कोविड-19 मैं मालूम चला हम लोगों को, पहले कभी कभी ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने कि अच्छा विटामिन सी मालूम था अच्छा होता है, सही विटामिन होता है, लेकिन विटामिन सी का क्या सिग्निफिकेंस है मालूम चला हमें कि भाई कोविड-19 में कि विटामिन सी का हाई डोज जो है वो जरूरी है। यानी लोगों ने विटामिन सी की टैबलेट खाई, लोगों ने जो है विटामिन सी के लिए जो है आंवला खाया, लोगों ने जो है वो नींबू का इस्तेमाल किया, खट्टी चीज फलों का इस्तेमाल किया, सिट्रस फ्रूट का यूज किया, जिंक का इस्तेमाल किया। लोगों ने को मालूम चला कि अरे भाई जिंक जो है, कुछ लोगों ने जिंक का टैबलेट लिया, लेकिन मालूम चला कि हां यदि आप होल ग्रेन्स खाते हैं, फलियां खाते हैं, नट्स खाते हैं, सीड खाते हैं, ठीक है, सी फूड खाते हैं, इवन मिल्क लेते हैं, तो जिंक आपको मिलेगा, जिंक आपको मिलेगा, उससे सफिशिएंट है, कुछ अमाउंट में चाहिए। लेकिन ये तो वो चीज इनके बारे में कभी सोचे, हम तो सोचते थे हाई प्रोटीन डाइट, तो उससे हम बन जाएंगे पहलवान और इम्यून सिस्टम काम। अरे इम्यून सिस्टम कहता है भैया ऐसा है, सैलरी दो ना जब हमको, तो हमको पूरा बैलेंस मिले ना, हमको सब चीजें चाहिए हमको। जिससे कभी पूछिएगा पापा से कि जो सैलरी होती है ना, तो सैलरी में क्या होता है, बेसिक सैलरी होती है, ट्रेवल अलाउंस होता है, ठीक है, आपका जो है वो महंगाई भत्ता होता है, उसके अंदर बहुत सारे अलाउंसेस जुड़े होते हैं, तब जाके पूरी सैलरी बनती है। तो ऐसे हमारी बॉडी कहती है कि भैया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो मेन कंपोनेंट हो गए, अब हमको विटामिन भी चाहिए, हमको मिनरल भी चाहिए, हमको इनका भी रिक्वायरमेंट होता है। तुम बोल रहे हो कि केवल चावल तुमने ठूस लिया लोग कहते हैं ना कि केवल चावल आपने ठूस लिया और बोल रहे हो आप कि भैया हाँ अब इम्यून सिस्टम काम चलाओ। इम्यून सिस्टम बोलता है पूरा कार्बोहाइड्रेट भर के बैठा है अंदर, अब इससे क्या करें, अब हम कहां से लाए मिनरल, भाई कहां से मिनरल लाए हम? तो बोलेगा वो कि इसकी उंगली में से जो स्किन के जो नाखून के पास से स्किन निकालो थोड़ी बाहर, विटामिन बी कम पड़ रहा है इसको,
जिंक भी माइक्रो एलिमेंट कम है, निकालो उसको। मालूम नहीं चल रहा है इस आदमी को, बताना तो पड़ेगा ना कैसे कि कमी हो रही है हमको। जिम में छाले कर दो, गम से ब्लीडिंग कर दो, क्यों? अरे तक ये आदमी को पता चलना चाहिए कि क्या नहीं खा रहा है। अच्छा, बड़ा जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है बैलेंस डाइट से बेहतर कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो कि एक तरह का फूड लेके जो है काम बन जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। आज का लेक्चर बेसिकली चैप्टर की सोल तक पहुंचने वाला लेक्चर है कि हमें यह समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। नहीं तो रटने बैठ के बक्कल कैविटी होती है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्टमक में ये निकल गया। अरे भाई ऐसे काम नहीं बनेगा। ये तो ऐसा होना चाहिए, दिमाग में ऐसा भरा होना चाहिए। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, शर्म करना यदि आंसर ना कर पाओ उन चीजों का। तो समझ गए बात को, तो आंसर बनना चाहिए। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि कोविड-19 में यदि आपको से कोई पूछता है कि भैया किस तरह का फूड है, तो आपके फूड में विटामिन सी होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि अब आप बोलोगे सर आप महंगे महंगे फल दिखा रहे हो, ठीक है। आप बोल रहे हो कि भाई आप जो है वो एप्रिकॉट भी खा लीजिए, आप जो है ब्लूबेरीज खा लीजिए, ग्रीन एप्पल खा लीजिए। जरूरी नहीं है बेटा। कहने का मतलब ये कि जो मौसमी फल होते हैं ना, उनके अंदर भी सब चीजें होती हैं कि आप जो भी फ्रूट आपके सीजनल होते हैं उनको जरूर खाइए। आप उनको के अपनी डाइट में 2 सर्विंग फ्रूट का जरूर रखिए, फलों का जरूर रखिए आप, और सलाद खाइए खाने के साथ में। क्योंकि ये सब चीजों में क्या होता है, केवल कार्ब के अलावा इनमें मिनरल्स होते हैं, इनके अंदर जो है वो विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर होते हैं, जो आपकी बॉडी को जो में हेल्प करते हैं, आपके पूरे इम्यून सिस्टम बॉडी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, हेल्दी बने रहने में हमारी मदद करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भोजन का मतलब केवल पेट भर लेना नहीं है। भोजन का मतलब है संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, ठीक है। आप में से कई लोग पूछते हैं सर हम क्या खाएं इस समय एग्जाम के समय। मैं कहता हूं आपसे सबसे बढ़िया खाना वो है जो मां बनाती है, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है। थोड़ा सा सलाद, एक हरी मिर्ची, एक छोटा सा प्याज, ठीक है, थोड़ी सी चटनी, आया ना मजा। सबसे दुनिया का सबसे अच्छा भोजन है, बता रहा हूं मैं आपको। कई जगह दुनिया में यदि आप मेरे साथ चलेंगे, आप सब जगह सब खा के टेस्ट कर लेंगे, लेकिन आपका पेट और आत्मा भरेगी केवल भारतीय खाना खाने से, इंडियन फूड खाने से। आपको लगेगा वाह अब पेट भरा है, मन खुश हो जाता है। बाकी जगह से पेट भर देंगे आप, समझ गए ना। मैकडोनाल्ड को जो है लोग क्या कहते हैं, मैकडोनाल्ड वाले सुन लेंगे ना तो वो पीछे पड़ जाएंगे। उसको लोग बोलते हैं गार्बेज फूड, कि पेट भरो बस इतना भोजन है। जंक फूड बोलते हैं। अब फ्रेंच फ्राई खाते हैं लोग बाग, क्या है, टोटली जंक फूड है वो। आप यदि बैक्ड पोटैटो खाएंगे, भुना हुआ आलू खाएंगे, वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना नुकसान करेगा फ्रेंच फ्राई। तला हुआ आलू नुकसान करेगा, ठीक है, चिप्स नुकसान करेगा। तो फूड इज ए वेरी, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, वापस लौट के हम आते हैं कि जो है व्हाई वी नीड फूड। तो हमने कहा ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू मेक न्यू बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी में जो डैमेज सेल है, जो कोशिकाएं मर गई हैं, डैमेज हो गई हैं, उनको भी रिप्लेस करने में ये रोल करता है। कि इसके अलावा हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को जो बूस्ट रखता है। आपको बताऊं, जब मुझे आपको मेरा खुद का निजी अनुभव बताता हूं कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे कोरोना हुआ, कोविड-19, ठीक है। ये हुआ सितंबर के महीने में हुआ मुझे। और क्या हुआ उस समय कि उस समय मैंने जो है मेरे को ऐसा लगा कि लॉकडाउन के चलते और काम का बहुत बोझ था, 2 बैचेस चल रहे थे, फिर मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन थे। तो वो सब चीजों में क्या था कि मुझे बहुत समय तक बैठ के घंटों घंटों बैठकर काम करना पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, और मैं फिटनेस को लेकर एकदम जो है वो कॉन्शियस हूं। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा थोड़ा वजन बढ़ रहा है और मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट तो करते थे आधा घंटा, तो उस दौरान जो है वो 45-50 मिनट का जो एक सेशन वर्कआउट का होता वो मैं करता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने डाइट कंट्रोल किया। उस समय हम लोगों ने जो है, मैं वेज हूं बेसिकली, पर मैं एग लेता हूं, ठीक है। तो एग लेना बंद कर दिए थे। बाहर का सारा फूड आना बंद था, बाहर सब्जियों की भी लिमिटेड सप्लाई थी। क्योंकि आपको पता है ना क्या महीने थे वो वाले, यानी मार्च अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून वाले महीने जो है वो बड़े डिफरेंट टाइप के मंथ थे वो। तो उस समय मैंने क्या किया, मैंने फिर थोड़ा सा डाइटिंग पे फोकस किया। मैंने कहा भाई कि हम जो है वो थोड़ा सा सूप लेते, ये सब लेते। तो मैंने अपना डाइट कम किया। मैं पूरा प्रिकॉशन ले रहा था, सारी चीजों का प्रिकॉशन, लेकिन तब भी मेरे को इन्फेक्शन ने पकड़ लिया। मैं 4 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, ब्रिज कैंडी में एडमिट रहा मैं।
बड़ा डरावना पीरियड था वो कि जब कोरोना हुआ उस समय बड़ा। और सोचिए कि ब्रिज कैंडी में जब एडमिट हुए तो उस समय बेड अवेलेबल नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बेड अवेलेबल हुआ वहां पे कि एक रूम मिल जाए आपको, बेड मिल जाए, यहाँ पे आप एडमिट हो सके आप। तो कहने का मतलब ये है कि जरा सा है ना, जरा सा आपने डाइट में चेंज किया आपका, तो इम्यून सिस्टम जो है वो एकदम से जो है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब जैसे ही डाइट जैसे आप सोचिए ना कि इनकमिंग कम होती है, ठीक है, एनर्जी सप्लाई कम होती है, तो पहले वाइटल प्रोसेस की भाई आपके हार्ट को, लिवर को, इन सबको एनर्जी मिलेगा, फिर बचा हुआ जो एनर्जी वो मिलेगा आपकी। तो इम्यून सिस्टम को पहले कब लेवल पे, जैसे ही आप खाना कम कर देते हैं, आपने अपना मील स्किप करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम जो है वो नीचे आने लगता है, क्योंकि उसको सैलरी मिलना बंद हो जाती है, तो सेल्स काम करना बंद कर देती है। कहने का सैलरी का मतलब है एनर्जी, फूड। तो जो है ये फूड जो होता है कि देखो, फूड हमें एनर्जी देता है, फूड हमारी नई सेल्स को बनने में हेल्प करता है, हमारे को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। मतलब आपको बता दूं, मैं मेरे कम से कम 3 पेपर पब्लिश हुए हैं, कम से कम 3 पेपर मेरे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, और मैं अलग अलग कॉन्फ्रेंस में बोला हूं इंडियन फंक्शनल फूड के बारे में। मैं जहां जाता हूं वहां पे भारत को रिप्रेजेंट करता हूं, भारत के फूड के बारे में, इंडियन फूड के बारे में मैं अवेयरनेस को बढ़ाता हूं। तो मैंने बताया कि हम जो दालचीनी इस्तेमाल करते हैं ना, क्या बोलते हैं, दालचीनी जो यूज करते हैं, सिन्नामोन बोलते हैं हम, वो यूज करते हैं, वो एक बहुत अच्छा जो है वो मेडिसिन छिपा हुआ उसके अंदर, जो डायबिटीज से लड़ने में हेल्प करता है हमारी। ठीक है, हम जो है, कहने का मतलब ये कि हमारा जो फूड है, हमारा जो फेनुग्रीक है, मेथी है, उसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं, वो केमिकल्स हमारे डायबिटीज से लड़ने में हेल्प करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, और कई सारी प्रॉब्लम जो कि ज्वाइंट में होती है उसमें हेल्प करते हैं। इसके लिए बाकायदा रिसर्च करके केमिकल आइडेंटिफाई किए गए और मालूम चला है कि हाँ ये बातें सही हैं। ठीक है, कई मेडिसिन ऐसे बन रहे हैं जो मेथी के एक्सट्रैक्ट पर बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि फूड के अंदर मेडिसिन छिपी होती है। आप सोचो ना कि कैसे मालूम चला होगा कि घर में सब्जी ऐसे बनेगी, थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरा हल्का भुन जाएगा, फिर थोड़ी सी प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, कुछ टमाटर डालेंगे, ठीक है, हल्का सा भून लेंगे, फिर 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा, उसमें हरा जो पिसा हुआ धना है वो डालेंगे उसके अंदर, फिर मसाला बनेगा पूरा, फिर सब्जी काट के डालेंगे, थोड़ा भूनेंगे, पकाएंगे उसको और बाद में खा लेंगे। बढ़िया सब्जी बन गई है। अरे कभी कभी बनानी पड़ती है मुश्किल वक्त में, कमांडो सख्त है ना, सब काम चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम ये बात तो हम समझ गए कि सब्जी अच्छी बनी बुरी बनी, हमने सोच लिया कि भाई ठीक है सर सब्जी ठीक ठीक बनी है, लेकिन सब्जी में डला क्या क्या आप सोचिए। हल्दी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, धना है, मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल है इसके अंदर जो मिनरल्स का सोर्स है। तो हमारा जो फूड है वो इवोल्यूशन के साथ बड़ी गहराई से, हमारा जो फूड है वो इवोल्यूशन के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है कि हमने अपना कल्चरल इवोल्यूशन भी किया है। हमने ये पता लगा लिया कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यानी हमने जो है ये बात हम समझ चुके हैं कि भारत जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में यदि आपने जो हमारा भारत का जो स्पाइसी फूड है ना, स्पाइसी मतलब ये नहीं कि लाल मिर्च भर दिया कूट कूट के उसके अंदर, कि दो जो है वो जो है हैंडफुल ऑफ रेड चिली डाल दी, उसमें 2 मुट्ठी रेड चिली डाली, ये लोग खा लो भाई स्पाइसी, नहीं वो नहीं होता स्पाइसी। मतलब जो हम ब्लैक पेपर काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, हम जो जीरा यूज करते हैं, जो हम जो है वो अजवाइन इस्तेमाल करते हैं, वो सब मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारा फूड जो है हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुआ है कि हमको यहां पे बीमारियों से लड़ने के लिए किस तरह की दवाओं की रिक्वायरमेंट है। तो फूड इज एक्चुअली अ मेडिसिन, एनर्जी के सोर्स के अलावा वो मेडिसिन के समान भी काम करता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा कि फूड को हम लेते हैं, हम ऑक्सीजन, हम क्या लेते हैं इस प्रकृति से, हम क्या प्राप्त करते हैं, हम भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, हम वाटर लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, और फूड को हम क्या करते हैं, फूड का हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, भोजन को हम पचाते हैं और उसको जो है हम एनर्जी को निकाल लेते हैं। अब ये फूड में एनर्जी आई कहां से, सिंपल सी बात है, फूड में एनर्जी कहां से आई। देखो बेटा, जब फोटोसिंथेसिस हुआ था तो CO2 प्लस H2O, ठीक है, सनलाइट का इस्तेमाल किया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बाहर निकला, ऐसी था ना। ठीक है, कहने का मतलब यह था कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि CO2 H2O को लिया, CO2 का कार्बन इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन इस्तेमाल किया,
H2O का हाइड्रोजन निकाला, जोड़ दिया इसमें लाके, तो क्या बन गया? शुगर मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बाहर, H2O से ऑक्सीजन था बाहर निकाल दिया कि जाओ भैया बाहर, तो बाहर पर ऑक्सीजन रिलीज हो गई। किसने किया ये काम? प्लांट ने किया। पौधों के अंदर क्या हुआ कि CO2 के C को लिया, O को लिया और वाटर के हाइड्रोजन को लिया और शुगर मॉलिक्यूल बना। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जो है वो एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, वो बॉन्ड के फॉर्म में उसके अंदर आ गई है। तो शुगर मॉलिक्यूल इज एक्चुअली ए मॉलिक्यूल हैविंग दी हाई एनर्जी बॉन्ड। तोड़ोगे बॉन्ड, एनर्जी बाहर निकलेगी, और ये तोड़ने का काम ही कहां होता है? रेस्पिरेशन में होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, कोशिकीय श्वसन में होता है। याद रखना, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, जो फूड मॉलिक्यूल है, उससे एनर्जी निकालने का काम डाइजेशन में नहीं होता है। डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें कि जटिल अणुओं को हम सरलतम अणुओं में तोड़ते हैं। पाचन में हम फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी नहीं निकालते हैं, वो एनर्जी निकलती है कोशिकीय श्वसन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में निकलती है। हम सेल को लेने के लिए कि सेल कौन सा मॉलिक्यूल अंदर लेगी, सेल के सेल ऐसा तो है नहीं कि आपने एक थाली थी, इमेजिन कीजिए, कल्पना करते हैं हम किसी के यहां हम खाना गए, उसने हमको पूरी थाली लगा के दी बकायदा, उस थाली में सब सामान रखा हुआ हट के, आपने अपना हाथ ऐसे किया, टिनिंग टिनिंग, और पूरी थाली आपके हाथ में अंदर चली गई और पूरा फूड अंदर चला गया, बहने लगा अंदर जाके। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। आप बोलोगे ये कौन सा जादू है सर? ठीक है, और वो भी म्यूजिक के साथ के टिनिंग टिनिंग की, वो थाली पूरी अंदर गई और अंदर से पूरा। ऐसा नहीं होता। आपने फूड को लिया, मुंह में डाला, चबाया, आपने पचाया, और उसके बाद फिर ब्लड से वो सेल तक पहुंचाया। यानी आपकी सेल से जो है, जो भी एपिडर्मिस, कोई भी सेल आपकी सीधा फूड नहीं ले लेगी, वो उसको उस फॉर्म में फूड चाहिए जिस फॉर्म, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बोलती है कि भैया ऐसा नहीं, तुम तो खा रहे हो पराठा, तुम खा रहे हो जलेबी, अब सेल थोड़ी बोले कि हमको जलेबी चाहिए, बोले कि भैया हमको शुगर मॉलिक्यूल चाहिए, दे दो हमको। अब तुम जलेबी खाओ, चाहे पराठा खाओ, चाहे आलू खाओ, कुछ भी खाओ, हमको शुगर मॉलिक्यूल से मतलब है। प्रोटीन में आपने कहा प्रोटीन, तभी तुम अंडा खा लो, नॉनवेज खा लो, चाहे तुम जो है दालें खा लो, सोयाबीन खा लो, टोफू खा लो, कुछ भी खा लो, हमको मतलब है अमाइनो एसिड से वो लाके दो, तुम कोई खाओ प्रोटीन फॉर्म में। वो तुम्हारे और जीव के बीच का मामला है, वो तुम्हारे और तुम्हारी जीव के बीच का मामला है कि क्या स्वाद आया, क्या स्वाद है जिंदगी का, वो मामला तुम्हारे और तुम्हारी जीव के बीच में। हमको सिर्फ इस बात से मतलब है सेल्स को कि तुमने हमको अमाइनो एसिड दिया या नहीं दिया, फैटी एसिड है या नहीं है, शुगर है या नहीं है, बस इससे मतलब है। बाकी तुम जानो, तुम्हारा स्वाद जाने, आई बात। तो ये जो अवेलेबल फॉर्म है वो वहां तक कन्वर्ट करना, वही तो पाचन है। और एक बार अंदर गया वो मॉलिक्यूल, फिर सेल अपना काम कर लेगी। ठीक है, तो अब हमें ऐसा क्यों है कि हमें रोज भोजन करना पड़ता है? हम कहते हैं पापी पेट का सवाल है। कहने का मतलब यह है कि भाई इंसान जो है इतनी मेहनत क्यों करता है 2 वक्त की रोटी के लिए? तो ऐसा नहीं है भाई, इंसान इतनी मेहनत इसलिए भी करता है कि वो इंसान है ना। जानवर लोग जो है केवल खाने का सोचते हैं दिन भर, बाकी इंसान जो है वो भोजन के अलावा बहुत सारे काम करता है, केवल भोजन का इंसान नहीं सोचता है। इंसान, ये कहना गलत है, ये कहना जो है वो पश्चिगामी, हम बोलेंगे रिट्रोग्रेड थॉट प्रोसेस है कि वही तो है 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर पर छत हो, कुछ पहनने कपड़े हो, जिंदगी कट जाएगी। भाई देखो ऐसा है, जिंदगी तो फिर जानवर भी काट रहे हैं सारी दुनिया जंगलों में बैठ के। आपकी जो लाइफ का, आप इंसान बने हो, आपकी लाइफ का एक पर्पस, एक उद्देश्य है। ऊपर वाला भी सोचेगा क्या बेस्टेज है यार, इसको तो कीड़ा बनाना था मेरे को, इसको तो मुझे जानवर बना के छोड़ देना चाहिए था। ये बोल रहा है कि हाई 2 वक्त की रोटी मिल गई, काम हो गया हमारा। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पर्पस, अब प्रश्न उठता है कि हमें रोज, अब ये तो हमने एक फिलोसफिकल थॉट वाली मोटिवेशनल बात की हमने, अब बातें मुद्दे पर लौट के कि हमें रोज भोजन क्यों करना पड़ता है। आप देखिए लिविंग वेल चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो आपको इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से रोकना पड़ेगा। जिंदा रहना है तो आपको ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में इक्विलिब्रियम ना हो जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम आपकी बॉडी में ना हो जाए, मतलब साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए, अदरवाइज आप गए, जिंदा नहीं है। फिर आप, कहने का मतलब यह है कि 2 पानी की टंकियां यदि आजू बाजू हैं और दोनों के बीच पाइप लगा दो तो फ्लो नहीं होगा वाटर का, सेम लेवल पर है, एक ऊंचे होगी एक नीचे होगी तो फ्लो होगा। कहने का मतलब यह है कि साम्य अवस्था
मृत्यु का प्रतीक है। कहने का मतलब है साम्यावस्था कुछ ना होने का प्रतीक है कि कुछ हो नहीं रहा है भाई। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा एक प्रकार से अनइक्विलिब्रियम को मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है बाहर के मीडियम से अलग रखना पड़ेगा, ताकि लगातार बाहर से केमिकल सेल के अंदर आते रहे और इन केमिकल को आपको यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा हमने कि ये मैं कोई नई बातें नहीं बतला रहा हूं आपको, कि कोई मैं आपको नई बातें नहीं बतला रहा हूं, मैं आपको ये वही बतला रहा हूं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और इसके लिए हमको और वो अनइक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम बन जाए और बात करें, अभी हमको इसका बैलेंस अलग रखना है, यहां कॉन्सेंट्रेशन हायर साइड रखना है या लोअर साइड रखना है, ये हमको सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमको लगातार एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और हमेशा एनर्जी खर्च करोगे तो उसके लिए आपको फूड की रिक्वायरमेंट होगी, फूड से एनर्जी निकालोगे, उसका यूज करोगे। और हमारी सेल्स के अंदर जब भी कोई केमिकल प्रोसेस चलती है तो एक प्रकार से हम बोलते हैं डिसऑर्डर बढ़ता है। डिसऑर्डर या हम बोलते हैं कि डिसऑर्डर का बनना जो है वो एंट्रोपी का बढ़ना है, यानी एनर्जी का क्षय होता है और मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया जाता है और ये जानबूझ के किया जाता है ताकि कि जिंदा रहें आप, बाहर से केमिकल लगातार अंदर आते रहे, आपका काम चलता रहे के। तो कहने का मतलब है कि लिविंग विंग में एक ऑर्डर सिस्टम होता है, इनमें जो है इट नीड्स नेगेटिव एंट्रोपी, इसको बताया था जो है वो श्रोडिंगर ने बताया था। और इन्होंने कहा था कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए लगातार आपको अपने अंदर जो है ऊर्जा का क्षय करना होता है, एनर्जी को हीट के रूप में बाहर निकालना पड़ता है। हम कहते हैं कि भैया हम 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, हमने कहा कि हमने 100 रुपया कमाया। अब ये 100 रुपए का क्या हुआ, 100 रुपए जैसे कमाया ना, सरकार बोलती है डॉक्टर गीतेंद्र आ जाओ 30 रुपया, अरे 30% तो लगा दिया टैक्स हमने तुम पे, फिर तुम जो 100 रुपए लिया था उस पे तुम्हारे टैक्स के ऊपर भी लगाया हमने सरचार्ज, ठीक है ना। फिर तुमने गाड़ी ली, उसमें लगाया रोड टैक्स। कुछ भी तुम करोगे बाजार में जाके तुमने, अब तुम्हारे पास 30, मान लो तुमने 35 रुपए सरकार को दिया, 65 रुपया बचा तुम्हारे पास। अब तुमने सोचा इस 65 रुपए का हम कुछ करते हैं, चलो मैं जाता हूं एक बर्गर खाता हूं। बर्गर की दुकान पे गए, आपने बोला भैया 65 रुपए है मेरे पास, बर्गर दोगे? उसने कहा हाँ 65 रुपए का बर्गर ले लो। बिल देखा, अरे बिल में लिखा हुआ है कि 55 रुपए बर्गर है, 10 रुपए टैक्स है उसके अंदर। आई फिर से टैक्स चला गया। मतलब जैसे सरकार आपसे टैक्स लेती है ना, बॉडी बोलती है कि देखो भैया कोई भी काम हम कर देंगे लेकिन उसके लिए हीट टैक्स लगेगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, इसलिए कोई सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता है। कोई 100 रुपया कमा के 100 रुपया पॉकेट में नहीं रख सकता है। आप सोचते हैं कि सर हमने तो रख लिया था एक दिन, नहीं, आपने 100 रुपया कुछ तो किया होगा, जो किया होगा वहां टैक्स दिया होगा आपने। कोई ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं भरता है, हर आदमी टैक्स भरता है, हर आदमी टैक्स भरता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकृति भी कहती है आपसे कि भाई देखो ऐसा है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए लगातार भोजन की रिक्वायरमेंट है। ये भोजन आता कहां से? मतलब कल मेरा छोटा वाला बेटा मुझसे बोल रहा था कि पापा पता है हम सब लोग सोलर बैटरी जैसे हैं। मैंने कहा सोलर बैटरी से क्या है? बोलता हम सब जो है वो सोलर रेडिएशंस ड्रिवन है। हमने कहा कैसे? बोला पापा आप क्या खाते हो? मैंने बताया कि ये खाते भाई अपन तो। बोला ये कहां से बनता है? पौधों से आता है। प्लांट्स कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी कहां से आती है? सन से आती है। तो सूर्य की ऊर्जा को तो फूड में डाल रहे हैं। मतलब असल में यदि आपसे कोई पूछता है कि कोई दिखने वाला देवी देव है, वो कौन है? वो सूर्य है भाई, सच में, क्योंकि वो एनर्जी ना देगा। और उस देवी देव का सच्चा भक्त कौन है? ग्रीन प्लांट है। हम सब तो बाकी खाना खाने वाले, प्रसाद लेने वाले के। सच्चा भक्त ग्रीन प्लांट, सच्चा देव सूर्य देव के कि भैया उससे लिया रेडिएशन, फूड को बना लिया, और प्रकृति पूरी उसी फूड पर डिपेंडेंट है, वो है ना। आप बोलोगे सर हम तो केवल नॉनवेज खाते हैं, तो भैया जिस चीज को तुम खाते हो वो भी तो कुछ खाता होगा, और जो वो खाता होगा फाइनली आप पहुंचोगे तो प्लांट पे खत्म हो जाएगी जाके बात वो। तो कहने का मतलब यह है कि आप देखिए इस फ्लो चार्ट में सोलर एनर्जी, लाइट, फोटोसिंथेसिस के, फिर जो है शुगर बनाया, फूड बना, उससे फूड बॉडी में आया के। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये सर्कल ऑफ लाइफ है के, और इस सर्कल ऑफ लाइफ में ऊर्जा का बड़ा महत्व है, एनर्जी का बड़ा सिग्निफिकेंस है यहां पे। आप बोल रहे सर अभी तक तो एनसीईआरटी का स्लाइड ही नहीं आया। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि चैप्टर को पहले समझिए तो आपको पढ़ने में मजा आएगा के, और जब पढ़ने में हम डूबते हैं ना तो ही तैरना सीखते हैं। जिसको डूबने का डर है ना
वो तैरना कभी नहीं सकता है। और जो डूबना चाहता है ना कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा डूबेंगे, गुड़गुड़ निकलेगा, कूद मत जाना पानी में भाई। मैं ये मोटिवेशनल बात है, कभी इसको सीरियसली लेके पता चला पानी में कूद गए, सर ने कहा था कि 25 मिनट झील में कूद गए कि तैरना सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। पानी कभी किसी को डुबाता नहीं है, पानी ऊपर ही उछलता है। हम घबरा के जब हाथ पैर मारते हैं इसलिए हम डूब जाते हैं, और वही हाथ पैर सही तरीके से मारे जाए ना तो तैरना सीख जाते हैं। इतना सा फर्क है, ट्रेनिंग का फर्क है, ट्रेनिंग का फर्क है, समझ गए। हाथ पैर सब मार रहे हैं, ट्रेनिंग का फर्क है। और ये कमांडो ट्रेनिंग है, यहां पे हर आदमी तैरेगा और तैरकर सबसे बड़ा तैराक बनेगा, जीत के रहेगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपसे कहा कि प्रकृति अपना जो है वो हीट टैक्स लेती है, वर्क यूनिफॉर्म चेंज इन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग के, हीट इंक्रीज इन कायोटिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग के। तो कुल मिला के बात ये कि प्रकृति में पूरा एक बैलेंस बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है कि आप जब कन्वर्जन कोई भी करते हैं तो कोई भी कन्वर्जन 100% एफिशिएंट तरीके से नहीं होता है, उसमें बड़ी मात्रा में हीट का टैक्स के रूप में हीट बाहर निकल जाती है। जैसे टैक्स निकल जाता है बाहर हमारी इनकम से, वैसे हीट बाहर निकल जाती है कन्वर्जन में। ठीक है, अब Why do we need हम फूड हम समझ गए क्या। अब फूड में क्या क्या है, फूड में कार्बोहाइड्रेट है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, प्रोटीन है जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, फैट जो है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, के मिनरल्स जो होते हैं जैसे कैल्शियम हुआ, ये बोन्स के बनने में हेल्प करता है, टीथ के बनने में हेल्प करता है। तो बॉडी को कई सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वी ऑल्सो नीड कैल्शियम, वी नीड फॉस्फोरस ऑल्सो। हमको कई केमिकल की हमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, हमें मैग्नीज की रिक्वायरमेंट है, हमें जिंक की रिक्वायरमेंट है। के जिंक जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिंक जो है डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, विटामिन हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं। याद रखिए विटामिन का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, विटामिन का कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता कि विटामिन बी खा के एनर्जी मिल जाएगी, नहीं। विटामिन का होता है सिग्निफिकेंस कि वो एंजाइमेटिक एक्शन में, जो एंजाइमेटिक एक्शन होते हैं वहां पे कई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन वहां पर को एंजाइम के रूप में काम करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं, एंजाइम के नॉर्मल फंक्शनिंग में रोल प्ले करते हैं। कई विटामिन जो होते हैं बेसिकली वो एक प्रकार से एक्टिवेटर के समान काम करते हैं। कई विटामिन ऐसे होते हैं जो कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म में अब जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, किसी किसी साइकिल में वो काम आते हैं जिससे कि फाइनल केमिकल बन पाता है। ठीक है, अब जो भी फूड मॉलिक्यूल हमारे जो है, जैसे हमने कहा कि अब देखिए अब डाइजेशन का मतलब क्या है। एक्चुअली डाइजेशन को जब आप सिंपल तरीके से बात करें, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम बात करें, हम बोलेंगे डाइजेशन इज नथिंग, इट इज ए पॉलीमर टू मोनोमर कन्वर्जन के। यानी पाचन कुछ भी नहीं है। पाचन को जब केमिस्ट्री वाले से पूछेगा तो केमिस्ट्री वाला बंदा बोलेगा कि भैया देखो ऐसा है, जब हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन कुछ नहीं है, पाचन सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया है, डाइजेशन सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, जिसमें कि हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बस यही तो है पाचन, और क्या है बताओ मेरे को। हम क्या बोलते हैं, हम बायोलॉजी वाले बोलते हैं इसको थोड़ा डेकोरेटेड फॉर्म में बोलते हैं। डाइजेशन इज ए प्रोसेस in which the complex molecules are broken down into the simpler ones। केमिस्ट्री वाला बोलता है सीधा सीधा बोलना कि पॉलीमर मोनोमर में कन्वर्ट होगा। पॉलीमर बोले तो स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, फैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो तुमको तोड़ना ही है ना इसको। तुम स्टार्च खाओगे, आलू खाया स्टार्च खाया, शकरकंद खाया आपने स्टार्च खाया आपने, गेहूं खाया स्टार्च खाया आपने, चावल खाया स्टार्च खाया आपने। ठीक है, तो क्या हुआ, पचाया इसको आपने, क्या बना पचने पर, अगेन ग्लूकोज बन गया। दाल खाई आपने, नॉनवेज खाया आपने, अंडा खाया आपने, क्या लिया आपने, प्रोटीन लिया, फाइनली क्या हो गया, प्रोटीन बचा एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। फैट खाया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में अलग अलग कर लिया उसको। तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली हुआ यही ना कि पॉलीमर को आपने मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आपने सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, वही तो पाचन है। तो कहने का मतलब यह बेटा कि हम देखते हैं कि जो है इसे अब हमने एक लिस्ट तैयार किया, हमने क्या काम करते हैं ये। ठीक है, 3 कॉलम बनाए हमने, पॉलीमर्स, मोनोमर्स एंड रोल्स। क्या रोल है उसके, यानी जो मेजर फूड कंपोनेंट, जो मुख्य फूड कंपोनेंट है उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या है, ग्लूकोज और दूसरे सिंपल। भाई स्टार्च के अलावा कभी मान लीजिए आपने जो है वो जो दूसरे जैसे ग्लूकोज हुआ आपका के, कभी कभी कुछ में जैसे फल खाया आपने, उसमें फ्रक्टोज हो सकता है उसके अंदर। ठीक है ना, क्लियर।
तो आपने क्या किया बेटा, आपने जो है वो ग्लूकोज और जो है अदर सिंपल शुगर में कन्वर्ट हुआ है। और रोल क्या है इसका, ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होगा। तो कार्बोहाइड्रेट आर एक्चुअली दी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन एक पॉलीमर है, मोनोमर अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, मैजिक 20 बोलते हैं इनको हम, ठीक है। एक 21st भी डिस्कवर हुआ है, नाम बताइएगा मेरे को। बायोमोलिक्यूल से बात किया हमने कि 21st अमाइनो एसिड कौन सा होता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि प्रोटीन अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, ठीक है। और ये बॉडी बिल्डिंग में होता है, एंजाइम को बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन को बिल्ड करते हैं। हमारे प्रोटोप्लाज्म का मेजर भाग क्या होता है, वो प्रोटीन होता है बेटा, ठीक है। फिर लिपिड्स हुए, फैट, वैक्सेस, ऑयल, स्टेरॉइड, इनका क्या है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी स्टोर करने वाले होते हैं। इसके अलावा कई सेल मेम्ब्रेन को बनाने में रोल प्ले करते हैं, ये कई हार्मोन बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो फैट ऐसा नहीं है कि फैट भी बड़ा इंपॉर्टेंट। कई लोग कहते हैं हम तो फैट फ्री डाइट खाते हैं, हम तो अपने डाइट में मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना सा 20 दिन आप जीरो फैट डाइट खा के देखिए, जिसमें फैट बिल्कुल ना हो। आप अनईजी फील करेंगे, इरिटेटेड फील करेंगे, स्किन ड्राई होने लगेगी, मेमोरी कम होने लगेगी। तो हमारी डाइट में फैट भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये सोचिए लीजिए। कि जो लोग बोलते हैं फैट फ्री बोलते हैं, जीरो फैट बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। तो जो डाइट होती है उसमें फैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब फूड जो होता है उसकी एक बड़ी खास बात है, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. भोजन का संबंध जो है वो हमारे कल्चर से होता है, ठीक है। आप बोलोगे ये बीच में कहां से आ गया? बीच में आया, इसलिए आया कि यदि हम आज नहीं समझेंगे ना तो कभी जिंदगी में समझ नहीं पाएंगे हम। आप यदि जैन हैं, सुनिएगा बात को, ठीक है, बुरा माने बगैर सुनिएगा बात। यदि आप जैन हैं तो आप सोचते हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं या जो प्याज लहसुन खाते हैं, आलू खाते हैं, बटाटा खाते हैं, वो सब ठीक नहीं है, हम नहीं खाएंगे वो। मतलब आपके लिए उसको लेके अलग भाव है मन में आपके, है ना बेटा, ठीक है। ऐसा जनरली बहुत सभी का नहीं, कुछ अधिकांश जैन जो है वो इस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप जैन नहीं है, हिंदू है नॉर्मल, आप सब खाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार ये नॉनवेज त्योहार व्यवहार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन और दिवाली के दिन, इस दिन उस दिन नॉनवेज नहीं छुएंगे, हम खा लेते हैं हम कभी कभी। मतलब नॉर्मल हिंदू व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वो कहेगा नहीं अभी नहीं खाएंगे, अभी नहीं, फेस्टिव टाइम में हम ही नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, मान लिया हमने। अब आप यदि जैन व्यक्ति से बोलेंगे तो उसके दिमाग में अलग फूड को लेकर धारणा है, आपकी अलग धारणा है। मुस्लिम है आप, दुबई के अंदर हैं आप, अब आपके साथ क्या आपको पता है कि आपके फूड में हर मील में आपके जो है वो कुछ ना कुछ नॉनवेज तो होगा। ब्रेकफास्ट से लेके लंच और डिनर तक एक ना एक डिश नॉनवेज की प्रेजेंट है उसमें। कभी प्रॉन्स है तो कभी जो है मीट है, कभी जो है वो उसमें चिकन है, कुछ ना कुछ तो है। और यदि आप बिल्कुल जो है वो कहां पर है, इराक से बिलोंग करते हैं, आप जो है वो मिडिल ईस्ट में हैं, तो आप पाएंगे कि वहां पर जो है वो बीफ भी हिस्सा है फूड का। रेड मीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप फ्रांस में हैं, आप पाएंगे कि मीट के में घोड़े का भी मीट लोग खा रहे हैं। आप जाते हैं, अरे डिश देखा मेन्यू आपने फ्रांस में, ठीक है, हॉर्स स्लाइडर, बर्गर में हॉर्स का मीट रखा हुआ। आपने कहा भाई घोड़ा मोड़ा, अरे क्या पागल है, घोड़ा खाएगा आदमी, ठीक है। चाइना गए, अरे चीनियों की तो बात ही मत करो। चीनी लोग तो क्या है, मेंढक खाएंगे, सांप खाएंगे, बिच्छू खाएंगे, छिपकली खाएंगे, भगवान जाने क्या क्या खाते हैं। और ऐसे ही खा खा के उन्होंने ये कोरोना पैदा किया है ना, पूरी दुनिया को रोक दिया उन्होंने। ऐसे कुछ खाया, चमगादड़ का सूप पी रहे हैं, हे भगवान तुम्हें पालक नहीं मिली, टमाटर नहीं मिला, चिकन नहीं मिला,
तो चमगादड़ मिल गया, चमगादड़ का सूप। जिंदा वर्म खा रहे हैं, जापान में देखा मैंने, वो लोग फास्ट फूड, ईल मछली होती है ना, ईल, वो लंबी वाली सांप जैसी दिखती है, फास्ट फूड में इस काउंटर लगा हुआ है, आ रहा है जापानी आदमी, उठाई उन्होंने एक हिलती हुई मछली उठाए, एक चीरा लगाया, मसाला डाला उसमें, दोस्त से काटे और वो मछली हिल रही है, प्लेट में डाल दिया, खा ले भाई। और थोड़ी मेहनत कर लेता भाई, लेकिन खा रहा, उनको अच्छा लग रहा है। आप और हम देख के, हे भगवान कहां आ गए, कहां फंस गए। आप और हम तो जो है रोंगटे खड़े हुए देख के, अरे मतलब आप प्लेट में कोई चीज हिल रही है और कैसे खा लेगा आदमी भाई। मुझे तो, मैं तो देख के 2-4 दिन खाना ना खा पाऊं। पर क्या है, क्या हमें फूड के आधार पे किसी को जज करना चाहिए? हमने हंसी मजाक की बात कर ली, पर सीरियस मैसेज तो यह है, हमारी अपनी अपनी सोच है, हमारे अपने अपने कल्चर है, तो प्लीज डोंट जज एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ द फूड, बिकॉज फूड इज रिलेटेड टू द कल्चर। फूड कल्चर से जुड़ा हुआ है, फूड जुड़ा हुआ है एथनिसिटी से, फूड जुड़ा हुआ है ज्योग्राफिकल पोजीशन पे, कि कहां पे आप हैं, किस तरह का फूड मिलेगा। आप बोलोगे कि जो अरेबियन लोग हैं वो नॉनवेज ना खाएं, वेज खाएं, वो बोलेंगे भैया कहां सब्जी लाएंगे हम यहां पे, बताओ, सब तरफ रेगिस्तान है, हमको तो नॉनवेज ही खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। भारत में आप बोलेंगे कि भैया पूरे समय नॉनवेज खाते हो तो, क्योंकि सब तरफ आपको हरियाली तो है, सब कुछ, कितना सब्जी चाहिए भाई बताओ, सब अवेलेबल है हमारे यहां पे। तो हर जगह परिवेश का फर्क पड़ता है, इसलिए प्लीज मेरा आप सबसे आग्रह है, किसी को लेके अब मैं देखता हूं ऐसे कमेंट, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अरे भाई उसकी मर्जी है, वो क्या खाता है उसकी मर्जी है, उसका कल्चर है, उसका हैबिट है, हमको उसमें जज नहीं करना है, क्योंकि हम वी आर नोबडी टू जज एनीवन, क्योंकि हम उसकी सच्चाई उधर से नहीं जानते ना। मैं कहता हूं आपसे कि 3 चीजें होती हैं, 3 हमेशा ओपिनियंस होते हैं, उसका, मेरा और एक सच है। सच भी ऐसे होता है, तेरा सच, मेरा सच और एक सच्ची का सच, समझ गए? तो वो सच्ची का सच कोई जानना नहीं चाहता है, वो जो मुझे लगता है वो सच है, वो मेरा सच है, आपको लगता है आपका सच है, और सच इसके बीच में कहीं मिडिल में कहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं अपने कमांडो से कि सबसे बड़ा लेसन जिंदगी का ये है, वी नॉन जजमेंटल, जजमेंटल मत बनिए, किसी को जज मत करिए, बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए आदमी को, और आप अपने बेस्ट पे फोकस कीजिए। मुझसे लोग कहते हैं भाई बहुत कंपटीशन है, बायोमेंटर्स को तो ऐसा करना चाहिए, फंडिंग लेना चाहिए, बायोमेंटर को ऐसा करना चाहिए, किसी बड़े, अरे मैं कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज के 3 साल पहले जहां था, जिस मिशन को लेके मैंने कलम उठाई थी, पेन उठाया था मैंने, जहां सोचा था मैंने, वहां से मैं आगे हूं, बस इसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुनिया में किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से कोई जलन की भावना नहीं है। मुझे इतना पता है कि बस मेरा मकसद ये है कि मेरे बच्चे, मेरे कमांडोज देश के सबसे अच्छे डॉक्टर बन जाए, मेरा जो है वो मेरा इच्छा पूरा हो जाएगा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। मेरे लिए सबसे बड़ा सपना है कि टॉपर्स जो देश के मेडिकल कॉलेज के अंदर हो, बायोमेंटर्स के हो। मेरे लिए सबसे बड़ा सपना यह है, वो गरीब बच्चा जो घर में बैठा हुआ है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो सिलेक्ट होकर दिखाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जरूरत पड़ेगी उसको मदद की, बायोमेंटर्स साथ है। वी स्टार्टेड पीडी मारन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द MBBS स्टूडेंट हु आर नीडी, हु नीड हेल्प। वी स्टार्टेड एंड वी गिव स्कॉलरशिप टू सो मेनी स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ये सब बगैर आपके सहयोग के पॉसिबल नहीं है। जो बायोमेंटर्स है वो मेरा नहीं है, मेरे कारण नहीं है, वो आपके कारण है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था बेटा यहाँ पे कि कल्चर को लेकर, जैसे देखिए अलग अलग धर्म है, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इस्लाम, आप देखो ना अलग अलग डायरेक्शन बने हुए हैं इसके, कि यहां जाना, यहाँ सब रास्ते बतला रहे हैं, पर सच्चाई जो है वो ये है कि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कल्चर, जहां रहते हैं, जिस परिवेश में पले बड़े, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए फूड के आधार पर जज करना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। वो देखी थी मूवी अपने जो है वो बजरंगी भाईजान, ठीक है, उसमें सलमान खान को मालूम चलता है कि भाई कि तो मुन्नी तो पाकिस्तानी है, और मुन्नी जो है वो मीट खाती है, चिकन खाती, चिकन की खुशबू देके फिर उसको लेके आता रेस्टोरेंट में, है ना। कौन सा गाना था, गाना भूल गया बैठ के, क्या है वो, नल्ली निहार, ऐसा कुछ गाना था, गाने का वर्डिंग भूल गया यार मैं के, तो चिकन कुकड़ू, हाँ ठीक है। तो फूड इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो प्लीज
लोगों को खाने के आधार पर जज करना बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आ गए एनसीईआरटी में कि अब एनसीईआरटी वाले बाबा बोले कि हमारा जिक्र कब होगा भाई, ठीक है, हमारे बारे में तो बता दो जितेंद्र भाई, ठीक है, चलो ठीक है। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये भी हम बात कर चुके हैं। द वाटर वी टेक इन, पानी की बात तो की नहीं भाई। देखो ऐसा है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। सुनना बात को ध्यान से, फंडा समझो केमिस्ट्री का कि भैया ऐसा है, जब पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, जब पॉलीमर बनता है तो मोनोमर को जोड़कर पॉलीमर बनता है। पॉलीमराइजेशन को केमिस्ट्री में बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। मतलब जब पॉलीमर बना तो वाटर मॉलिक्यूल टक से बाहर निकल गया। कैसे बाहर निकल गया? टक से बाहर निकल गया। तो जब मोनोमर जुड़े, पॉलीमर बना तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला। तो भैया जब तुम पॉलीमर को तोड़ोगे तो जो बाहर निकाला वो जुड़ना पड़ेगा ना। तो मतलब डाइजेशन की प्रोसेस बगैर वाटर के तो ऑपरेट होगी नहीं, क्योंकि उसमें जो एंजाइम काम करेंगे वो हाइड्रो वाटर का इस्तेमाल करेंगे, लाइटिक पॉलीमर को तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है ना। फिर वाटर इज द बेस्ट मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन, वाटर इज अ रिएक्टेंट, वाटर इज अ रिएजेंट। तो भैया वाटर तो जो है वो जल ही जीवन है। क्लियर? तो क्या बोला हमने? द वाटर वी टेक इन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो गया ना तो मेडिकल इमरजेंसी होती है भाई, आईसीयू में रखना पड़ता है, फ्लूइड मैनेजमेंट करना पड़ता है। फ्लूइड मैनेजमेंट में कि कौन सा आप लगा दोगे आदमी को बोतल, ये भी डिपेंड करता है। डीएनएस लगेगा, रिंगर लैक्टेट लगेगा, ठीक है, नॉर्मल सलाइन लगेगा, क्या लगेगा, ग्लूकोज लगेगा, टेक्सटूस चलाओगे, क्या लगाओगे, ये डिपेंड करता है कि मरीज की हालत क्या है उस पर, ठीक है। खैर आगे बढ़, तो मेजर मिनरल्स के, अब मिनरल्स के बारे में एनसीईआरटी जिक्र की तो भैया कुछ बताया नहीं एनसीईआरटी ने, हमको छोड़ दिया ऐसे बोल के मिनरल। अब हम जानते ना बैठ के मिनरल अपना, तो सुन लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। देखो कैल्शियम, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना और नोट कर लेना, ये रैंडम क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फिर बाद में नहीं बोलना कि सर आपने तो बताया ही नहीं हमको, तो हम बता दिए हैं, है ना कुछ चीजें। इसलिए जो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएंगी, कोई भी सीट को आपको मिस नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम बोन और टूथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मसल्स और नर्व के फंक्शन में काम करता है। देखिए कैल्शियम ना हो, मसल्स के अंदर क्या होता है, मसल्स फाइबर सेल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ईआर का भाग जो कैल्शियम स्टोर करता है। कैल्शियम के बगैर तो मसल काम ही नहीं कर सकता भाई। नर्व की बात करें तो नर्व में भी जो है वो हम बात करते हैं, नर्व की बात करें तो वहां भी कैल्शियम जो है वो आयनिक बैलेंस में रोल प्ले करता है, ठीक है। किसमें होता है कैल्शियम? डेयरी प्रोडक्ट में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, ड्राई बीन्स में होता है। आयरन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के अंदर होता है, ये उसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। रेड मीट में होता है, एग में होता है, नट्स में होता है, होल ग्रेन्स में जैसे गेहूं का पूरा दाना है, चावल है, होल ग्रेन्स में होता है, लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल में होता है, ठीक है। जिंक, ये कई एंजाइम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और ये ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, इट ऑल्सो प्लेज रोल इन दी, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, ठीक है। और ये किस में होता है? ये मीट में होता है, होल ग्रेन्स में होता है, नट्स में होता है, लेग्यूम होता है। अब आप बोलोगे सर सबसे अच्छा आप तरीका बताओ, हम इतना महंगा सामान तो नहीं खा सकते। मैं कहता हूं आप जो है वो खड़ी मूंग की दाल लीजिए। देखो आपको मैं हेल्दी डाइट बताता हूं, खड़े मूंग की, गोल होता है ना पूरा मूंग, स्प्लिट नहीं, जो गोल पूरी मूंग की दाल लीजिए, है ना। आप उसको थोड़ा सा जो है एक मुट्ठी दाल लीजिए, है ना, हैंडफुल ऑफ जो है वो हरी मूंग की दाल लीजिए। काला चना, नॉर्मल जो देसी चना होता है, एक मुट्ठी वो लीजिए आप, ठीक है ना। उन दोनों को आप जो है वो रात भर गला दीजिए, सुबह गलाइए उसको, रात तक गला रहेगा, रात को फिर गीले कपड़े में बांध के लटका दीजिए आप उसको, के उसके बाद आप अगले दिन जो है उसको हल्का सा जो है वो उसको
थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कोई भी थोड़ा सा ऑयल होता है, थोड़ा सा जो है वो आधी चम्मच ऑयल लीजिए, उसको गर्म कीजिए, थोड़ा जीरा डालिए उसमें, उसके बाद आप उसको जो है वो हल्का सा सॉट कर लीजिए ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह हो ना, तो वो उस गर्म करने की प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसको तलिए मत, तलना नहीं है उसको, में हल्का सा आधी चम्मच ऑयल डाल के उसको जो है सॉटे करना बोलते हैं इसको, वो करना है 5-2-4 मिनट के लिए इसको करके, और उसके बाद आप उसमें टमाटर काटिए, आप जो है वो प्याज काटिए, आप जो ककड़ी काटिए, जो भी सलाद है वो काटिए, उसमें मिलाइए, मिक्स कीजिए और उसे खाइए। आपका विटामिन मिनरल्स के बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करता है। माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं होल ग्रेन्स में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस भी बोन और टूथ फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, बॉडी फ्लूइड के पीएच को बनाए रखता है, फास्फोलिपिड का कंपोनेंट होता है, डेयरी में होता है, डेयरी प्रोडक्ट होता है, ग्रेन्स होता है। लोग कहते हैं जो गैस्ट्रो और एंट्रोलॉजी के डॉक्टर कहते हैं कि यदि आपने अपनी डाइट में 1 कटोरी दही, लंच में यदि आपने 1 कटोरी दही रोज खाते ना आप, तो आपको कई सारी बीमारियां दूर रहती हैं आपसे। सबसे अच्छा, और कई सारे मिनरल का सोर्स भी होता है। फिर पोटेशियम, ये भी बॉडी फ्लूइड का पीएच मेंटेन रखता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हमारे नर्वस सिस्टम जो काम करता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के बेसिस पे ही काम करता है कि ये भी कई फ्रूट में, वेजिटेबल में होता है। कोई भी सब्जी आप खाएंगे ना, कोई भी आप सलाद खाएंगे, उसमें बड़ी मात्रा में पोटेशियम होता है। ठीक है, मीट और मिल्क में होता है। सोडियम जो होता है ये हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है, और ये नॉर्मल नमक जो हम खाते हैं ना, उससे हमें सोडियम मिल जाता है, उससे हमको क्लोराइड मिल जाता है। ठीक है ना। सेलेनियम जो होता है ये भी इम्यून सिस्टम इसका इस्तेमाल करता है, ये नट्स में होता है, ये कई फ्रूट में, वेजिटेबल में मिलता है, तो सेलेनियम भी जो है इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। अब आप सोचिए ना, आप ऐसा नहीं कि आपने उठाया सेलेनियम का 1 मेटल उठाया, खा गए मिनट, वो तो थोड़ी मात्रा चाहिए उसकी जो आपके नॉर्मल फूड में आपको मिलती है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि प्लीज डोंट प्रेफर दी प्रोसेस फूड, के प्रोसेस फूड मत खाइए। प्रोसेस फूड का मतलब है कॉर्न फ्लेक्स, मैगी, 2 मिनट्स नूडल, इप्पी नूडल्स, अंकल चिप्स, लेज, सब बकवास है, क्योंकि ये प्रोसेस फूड है। इसको तल लिया गया, इसको प्रोसेस कर लिया गया, तो इसमें से जो न्यूट्रिएंट थे वो निकल गए। आप क्या खाइए, आप शकरकंद को उबाल के खाइए, आप अच्छा है। आलू उबाल के खा रहे हैं, अच्छा है। आलू बेक करके खा रहे हैं, अच्छा है। आलू तल के चिप्स बन गया, प्रोसेस हो गया, खराब है। गन्ना, खेत का टूटा हुआ गन्ना रस निकाल के पी रहे हैं, बुरा नहीं उतना, वो जो शक्कर खा रहे हैं वो बुरी है, तमाम केमिकल मिले हैं उसके अंदर। कच्ची धानी का जो ऑयल है, जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, जो लोग बनाते थे पहले ऑयल, वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बजाय रिफाइंड ऑयल के। प्रोसेस फूड ने हमारे सेहत को बहुत बिगाड़ा है। हमारे लिए फूड की अवेलेबिलिटी तो कर दी है, लेकिन प्रोसेस फूड ने हमारी सेहत को बहुत बिगाड़ा, उससे दूर रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बातें हैं विटामिन पे, मिनरल्स की बात हो गई। विटामिन की बात करें तो विटामिन जो है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में कई रोल प्ले करते हैं, और ये इनसे हमें एनर्जी तो नहीं मिलती है, लेकिन ये जो है वो ऐसा होता है कि ये एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। मतलब कई सारे एंजाइम जो है वो विटामिन पर डिपेंडेंट होते हैं, यदि विटामिन नहीं होंगे तो वो एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे उनके। ठीक, विटामिन के लिए हम लोग कई मेडिसिन लेते हैं। अब आप में से कई लोग पूछेंगे सर कोई अच्छा सा मल्टी विटामिन टैबलेट बता दीजिए। मैं कहता हूं सबसे अच्छा मल्टी विटामिन टैबलेट जो हर जगह पे गांव तक जो अवेलेबल है वो है सुप्राडीन। इस कंपनी का नाम भी मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं मालूम है कि ये कंपनी किस कंपनी का मेडिसिन है, पर मैं इतना जानता हूं कि सुप्राडीन इज ए सिंपल टैबलेट जो बहुत अच्छा है। उसका जो कवर है वो जिलेटिन का बना हुआ भी नहीं है, तो किसी को एलर्जी भी नहीं होती उससे। सुप्राडीन एक ऐसा मेडिसिन है जो बहुत सस्ता है, कम दाम में है और बेहतर मल्टी विटामिन है, इसलिए आप देखेंगे कई डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। ठीक है, इससे मैंने कोई कमीशन नहीं लिया है, इसके बारे में बोलने के इनको मालूम भी नहीं कि मैं इनके बारे में बोला उठ के, इसलिए इसको गलत मत लीजिएगा। इसको कोई डॉक्टर कुछ बोलता है ना, लोग कहते हैं डॉक्टर ने लिया होगा कमीशन, गलत बात सोचते हैं लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है। सुप्राडीन हुआ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए बेस्ट मेडिसिन जो मैं मानता हूं वो है बेप्लेक्स फोर्ट, मेरे हिसाब से जो बेस्ट टैबलेट है विटामिन सी का, बी का। विटामिन सी के लिए मैं कहता हूं लिम्सी से अच्छा कुछ भी नहीं। लिम्सी और एक है सैलिन, CLIN, सैलिन 500, क्या ये दोनों अच्छी मेडिसिन है, सस्ती हैं, महंगी गोलियों से। ऐसा नहीं आप बोलोगे रिवाइटल का एड तो सलमान खान करता है, तो भैया ऐसा है वो ब्रांडेड चीजें हैं वो सबके, उसमें कोई उसमें लिखा होता सब सबकी इसको ट्रीटमेंट में यूज मत करना, वो लिखे होते सब सब ऊपर डब्बे पे कि ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। मतलब एक तरह का झटका है कि भैया आपको दे दिया कि हाँ सलमान खान खाता रिवाइटल। आप सलमान खान देखे ही नहीं होंगे कभी, ऐड कर दिए, पता ही नहीं होंगे रिवाइटल क्या चीज होती है। दैट मे बी पॉसिबल, बड़े स्टार भी नहीं मालूम किसका ऐड करके आ गए, पर हम तो पब्लिक है,
सलमान खान रिवाइटल खाता, हम भी रिवाइटल खाएंगे। अब रिवाइटल वाले पीछे ना पड़ जाए मेरे, लेकिन इतनी सी बात है कि कहने का मतलब यह है कि उसमें भी कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन ये सस्ती दाम में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर क्या गोलियां खाना जरूरी है? नहीं 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 नहीं। आप ग्रीन सलाद खाइए, सब्जियां खाइए, वेजिस लीजिए, आप सफिशिएंट है। ठीक है, ठीक। विटामिन ए फैट सॉल्युबल, आप विटामिन ए डी ई के याद कर लेना, ए डी ई के ये सब फैट सॉल्युबल है, ये सब फैट सॉल्युबल के। ठीक है, बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना, बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये हमारे जो विजन के लिए बड़ा जरूरी है, विजुअल पिगमेंट के लिए जरूरी है। ये सब बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना प्लीज। ठीक है, ये विजुअल पिगमेंट के लिए जरूरी है, हमारे एपिथेलियल टिश्यू को बनाए रखने में रोल प्ले करता है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है वो के। और ये किसमें मिलता है? जितने भी ऑरेंज और येलो फ्रूट होते हैं उन सब के अंदर होता है, वेजिटेबल्स में होता है, के गाजर में होता है, एग योक में होता है, डेयरी प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं। यदि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो हमारी सेल नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, हम फूड से एनर्जी को नहीं निकाल पाएंगे। हम के किस में होता है? होल ग्रेन्स में होता है, दालों में होता है, कई फ्रूट वेजिटेबल में होता है। और विटामिन बी12 का अच्छा सोर्स जो है वो वेज में नहीं होता है। क्लियर कर दो, विटामिन बी12 हमको किसी भी वेज प्रोडक्ट से अच्छे से नहीं मिलता है, इसलिए जो है वो इसका अच्छा सोर्स मानते हैं एग्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम तो अंडा नहीं खाते हैं, तो भाई आपको फिर वैसी कंडीशन में आपको जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आप बेप्लेक्स 4 ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, सस्ती सी मेडिसिन है विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी12 का कोई भी अच्छा वेज सोर्स नहीं है। ठीक है, सच्चाई यही है। फिर विटामिन सी अगेन वाटर सॉल्युबल है, इसके बहुत सोर्स अवेलेबल है, लेकिन ये बॉडी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोलेजन बनाने में रोल प्ले करता है और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। फ्रेश फ्रूट में, वेजिटेबल में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है हमको, सिट्रस फ्रूट में मिलता है हमको। विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, जो बोन की ग्रोथ के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और इम्यून फंक्शनिंग के लिए बड़ा जरूरी होता है। ये एग्स में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट में होता है, सनलाइट से भी बनता है। लेकिन सनलाइट से आप बोलोगे सर हमारे यहां तो खूब सूरज निकलता है, खूब गर्मी रहती है, हम तो नहीं खाएंगे विटामिन डी, हम ऐसा कोई फूड नहीं, हम तो सूरज में बैठ जाएंगे 2-4 घंटा। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि विटामिन डी जो सनलाइट में बनता है ना, उसका अमाउंट बड़ा ऑप्टिमल, बहुत कम, सब ऑप्टिमल अमाउंट होता है, सब ऑप्टिमल यानी जितनी जरूरत है उससे कम बन पाता है। ठीक है, इसलिए हमको जरूरत होती है। पूरे एशिया में लोगों को लगता है कि सनलाइट से विटामिन डी मिल जाएगा। एशिया में सर्वे किया गया, मालूम चला सबसे अधिक विटामिन डी की डिफिशियंसी हमारे ही अंदर है, हम में और चाइनीज लोगों में। हमको विटामिन डी देना पड़ता है पेशेंट्स को। मैंने देखा विटामिन डी, अकेला विटामिन जो लेवल में कम होगा ना, यदि इसका लेवल जो है वो 30 से कम है तो डिफिशियंसी में आता है, 100 से ऊपर है टॉक्सिसिटी में आता है, 30 से कम है, मान लो 10 से कम है, इफ विटामिन डी लेवल इज लेस देन 10, जांच कराओगे लिखा आएगा उस पर। अकेला ये फैक्टर हार्ट फेलियर के लिए जिम्मेदार है, डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है, डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। मेरे एक रिलेटिव हैं, कुछ दिन से बहुत डिप्रेस थे, मतलब अजीब सी बातें करते थे वो। ब्लड टेस्ट कराया, मालूम चला भाई विटामिन डी काफ़ी कम है। इंजेक्शंस लगे, टैबलेट्स दिया गया उनको, विटामिन डी का लेवल नॉर्मल हो गया। नाउ ही इज हैप्पी, डिप्रेशन गॉन। मैं तो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, मैं कहता हूं हमेशा पहले बेसिक फंडामेंटल पर जोर दीजिए। मेरे पास कोई मरीज आता है, मैं जांचें करवाता हूं, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तो बहुत जांच करवाते हैं। लोगों को लगता होगा डॉक्टर साहब इसलिए जांचें करवाते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब चाहते हैं कि कुछ पैसा मुझे जांचों से भी मिल जाए। पर सच्चाई तो ये है कि मेरे यहां पे पैथोलॉजी वालों को एंट्री करना मना है, मैं बात ही नहीं करता किसी से। अच्छी दवा है आप बता जाओ मेरे को, पर दवा का कोई ऑफर नहीं सुनने का, क्योंकि मेरी फीस मैं ले लेता हूं, उससे मेरा काम चल जाता है और मैं यहां पर जो है ईमानदारी से प्रैक्टिस करता हूं। मुझे किसी के क्या बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात इतनी सी है कि मैं जांचें लिखता हूं क्योंकि मुझे मालूम है बेसिक चीजें, यदि बेसिक पैरामीटर गड़बड़ है ना, और फिर आप ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप डायबिटीज है ये दवा दे दो, अरे भाई पहले देख तो लो कि क्या उसके बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं है, पहले उसको ठीक करो, फिर बीमारी अपने आप एड्रेस हो जाएगी। ठीक है ना, तो कई बार कहता हम बेसिक्स पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम कि विटामिन ई फैट सॉल्युबल है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, सेलुलर डैमेज को रिड्यूस करता है, नट्स में, होल ग्रेन में, लीफी वेजिटेबल में होता है। विटामिन के जो है ये भी ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है और ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है, लेकिन तब भी ये सब ऑप्टिमल क्वांटिटी में होता है, इसलिए हमको इसकी बाहर से रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है, तो ये तो बात की हमने विटामिन के बारे में हमने बात किया। अब आगे क्या, कुछ चीजें वो है जिनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। आजकल बड़ा
जिक्र होता है इनका कि भाई एंटीऑक्सीडेंट्स आपको जो है वो आपकी उम्र को जो है वो आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। एक बुक है उसको आप जरूर पढ़िएगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा, द मॉन्क हू सोल्ड फरारी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये रॉबिन शर्मा की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर दिस बुक विद द एल्केमिस्ट, जो पॉलो कोएल्हो की बुक है एल्केमिस्ट। मतलब मैं कहता हूं मैंने लाइफ में इतनी अच्छी बुक नहीं पढ़ी कभी जो मैंने एल्केमिस्ट को पढ़ा है। फैंटास्टिक बुक एवर। पूरी बुक ऐसी है कि कहानी है, किसी स्टोरी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं कि पॉलो कोएल्हो जो है वो मेरे लिए कितने बड़े स्टार हैं। वो अल्केमिस्ट इज द फैंटास्टिक बुक एवर एंड द मॉन्क हू सोल्ड फरारी इज आल्सो ए गुड बुक। एंड वन ऑफ द बुक जो आपको पढ़ना चाहिए जरूर वो है सैपियंस, युवाल हरारी की बुक है सैपियंस। फैंटास्टिक बुक एवर। आप जिंदगी में बेटा 3 किताबें जरूर पढ़ना, जब भी कभी जब मौका मिले था। एल्केमिस्ट, सैपियंस, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। आपको एक दृष्टिकोण मिलेगा, आपको एक जज्बा मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जब बड़े आदमी बन जाएं, 40 से पहुंच जाएं, तो बुक पढ़िएगा फाउंटेन हेड। ठीक है, अभी नहीं, तब पढ़िएगा। ठीक है, अभी तो उसमें वो बताता है, मॉन्क हू सोल्ड फरारी बताता है कि जो व्यक्ति एक बड़ा प्रैक्टिसिंग लॉयर होता है, बड़ा रिच होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, बड़ी बड़ी फरारी ऐसी कारें होती है उसके पास में, वो अचानक से उसको कभी लगता है हार्ट अटैक आता है उसे, और वो उसको लगता है कि जीवन तो ऐसा ही है कि कुछ उसे लगता है कोई मायना नहीं जीवन का। वो छोड़ छाड़ के भारत आ जाता है और इंडिया में आके वो कहीं पर संत बन जाता है। जब वो यहां से लौटता है वापस अपनी कंट्री, अपने जगह जहां था वहां यूएस में वापस लौटता है, वो लोग देखकर दंग रह जाते हैं उसको। दुबला पतला छरहरा चमकता हुआ चेहरा, कहां यहां पेट निकला हुआ था, बड़े भारी वजन का हो रहा था, के थका हुआ लगता था, अभी एनर्जेटिक 35 साल का दिखने लगता है कि उसकी उम्र 60 साल होती है। लोग कहते हैं क्या तुम ऐसे यंग कैसे हो गए हो? वो कहता है मैं तो हिमालय में था वहां पर, और मैं वही फल फ्रूट यही खाता था, मेरा समय ध्यान में गुजरता था। मैं पूरी बुक पढ़ते में मेरे को दिमाग में आया एंटीऑक्सीडेंट्स। सच्चाई है, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं जो आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। इसलिए फल, सब्जियां, सलाद उसका कल्चर है कि आप देखेंगे कि आपको खाने में सलाद जरूर दिया जाएगा, आपको ग्रीन वेजिटेबल जरूर बनती है घर के अंदर। जो पालक, जिस पालक को मम्मी बनाती है, आप बोलते हैं मम्मी फिर से पालक, मम्मी फिर से टिंडा, मेथी की भाजी, हाँ हम नहीं खाएंगे, पत्ता गोभी नहीं खाएंगे। कभी तो बनाया करो कुछ अच्छा चमकता हुआ जो है वो स्पाइसी टाइप का। मम्मी बोले चुपचाप खा लो, नहीं तो पापा को बता दूंगी शाम को कि तुम पढ़ते नहीं हो और खाने को लेकर नाटक करते हो। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि सलाद जो हमारा फूड कल्चर है बड़ा रिच है। मतलब मैं भारत के जो ज्ञान है ना, आपको बता दूं मिलके, मैं आज की सरकार क्या कर रही है, पिछली सरकार ने क्या किया है, वो सब विवाद का विषय। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा जो कल्चर है ना, जो हजारों साल पुराना है, अद्भुत है, उस पर वैज्ञानिक रिसर्च होना चाहिए। इतना ज्ञान कहां से लाए थे आप? हमको सोचना चाहिए कि वो क्या ज्ञान था। वो दुनिया पूरी भारत ढूंढने आई थी, कोलंबस यहां के लिए निकला था, मार्को पोलो, होएंगसॉन्ग, इब्न बतूता, सारे लोग क्या ढूंढ रहे थे भैया? भारत। क्योंकि भारत एक खोज थी, नेहरू जी बता के चले गए थे भैया, भारत तो अपने आप में एक खोज थी, सब ढूंढते फिर रहे थे कि क्या है भारत में ऐसा, इतना महान देश कैसे है ये। वो दिन वापस आना चाहिए। वो दिन वापस कौन लाएगा? हम और आप मिलकर लाएंगे कि भारत फिर महान होगा। भारत जो है वो टेक्नोलॉजी का, भारत एजुकेशन का, सबका ताकत बनेगा दुनिया में, और एक दिन जरूर बनेगा। उठ के चलिए, अभी नेताओं जैसी बातें नहीं करते हैं, वापस लौट के आते हैं। आप फ्री रेडिकल्स आर रिलीज बाय सेल डैमेज एंड मैनी सेल प्रोसेस। अब क्या होता है, आपकी सेल को डैमेज कौन करता है? जो आपकी उम्र बढ़ाता है, सेल को डैमेज, वो है फ्री रेडिकल के द्वारा केमिकल। ये सेल के डैमेज होने पर सेल प्रोसेस में बाहर निकलते हैं और यही नुकसान करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से विटामिन सी हुए, विटामिन ई हुए, और कई प्लांट पिगमेंट होते हैं, वो फ्री रेडिकल से कंबाइन करते हैं और उनके इफेक्ट को स्लो डाउन करते हैं और एजिंग की प्रोसेस को जो है वो स्लो कर देते हैं उनके। इसलिए आपको जापान के लोग बड़े यंग दिखते हैं अपनी उम्र से, अधिक उम्र उनकी होती है। वे अपने प्लेट में इंद्रधनुष खाते हैं,
दे ईट रेनबो इन दी प्लेट। आप बोलोगे इंद्रधनुष कैसे खा सकता कोई आदमी? अरे भाई वो 7 तरह जो 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 जितने भी रेनबो में कलर हैं आपके विब्जो, सारे कलर जो हैं उतने प्रकार के कलर अपनी प्लेट में रखते हैं। वो ब्लूबेरी, रेड बेरी, लाल वाला फल, पीला वाला फल, सब तरह के फल है, उनकी प्लेट मल्टी कलर होती है और वो एक प्लेट ऐसा जरूर खाते हैं अपने फूड में। ठीक है, अब वापस एनसीईआरटी वाले बाबा आगे बोलते भैया हमारे बारे में जिक्र कर दो, इतनी देर से बात कर रहे हो। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन अवर फूड, इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय अवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल। देखो आ गया ना, ये क्या है? पॉलीमर। ठीक है, बोले तो पॉलीमर। बायो मैक्रोमोलिक्यूल फूड में जो होते हैं उनको हमारी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकती है, इनको तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, इनको मोनोमर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। They have to broken down and converted into simpler substance in the digestive system. मतलब the process is actually the hydrolysis. Process is known as the digestion. ठीक है ना? Clear? ठीक. This process of conversion of complex food substance to simpler absorbable form is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical method. समझ गए ना? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम सिंपलर वन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही प्रक्रिया तो पाचन है, डाइजेशन है बेटा। और इसमें मैकेनिकल तोड़ना, फोड़ना, दबाना। अब स्टमक फूड को मिक्स कर रहा है, ठीक है, ग्राइंड कर रहा है, फूड मिक्स कर रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस है। मुंह में फूड गया, चबा रहे हो आप दांत से, मैकेनिकल प्रोसेस है। लार मिलाया, मैकेनिकल प्रोसेस। लार के अंदर जो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, उसने स्टार्च को पचा दिया, केमिकल प्रोसेस है। स्टमक के अंदर जो एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन, वो काम किया, एंजाइमेटिक केमिकल प्रोसेस है। मिलके कॉम्बिनेशन में काम चल रहा होता है। ठीक है, हमारा पाचन तंत्र कैसा होता है देखिए, अब आपको बता रहा हूं मैं कि ये देखिए कुछ एनालॉजी देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीजें। कभी आपने गौर किया है, वाटर पार्क गए कभी आप में से कई लोग तो वाटर पार्क गए होंगे ना बेटा, कभी तो देखा होगा वाटर पार्क के। तो वाटर पार्क में क्या था, ऊंचाई पे चढ़ के आप जो है वहां से नीचे उतरते हैं, ऐसे गोल 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 घूमते हो, फाइनली आप पानी में आके यहां पे गिर जाते हैं, है ना? ठीक है, ये यहां पे ऐसे होता ना, ऊपर से आए, घूमे 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 और फाइनली नीचे पहुंच गए। पाचन तंत्र में पूरा सिस्टम ऐसे ही सेट है। बक्कल कैविटी सुनिए, बक्कल कैविटी जो हमारा मुंह है, ओपनिंग मुंह है, उसकी अंदर कैविटी है, बक्कल कैविटी बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। वहां से यहां से एंट्री पॉइंट है ईसोफेगस, स्टमक। ठीक है, कहां आया बेटा, स्टमक में आया। ठीक है, उसके बाद कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम से बाहर। मतलब पूरा एक फ्लो में चल रहा है काम। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहां पे वाटर पार्क में जो स्लाइडर साइड लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे आप समझिए कि माउथ, बक्कल कैविटी, स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल मैंने कहा माउथ हुआ आपका, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आखिरी हिस्सा रेक्टम, उससे वो फिर देन बाहर, पूरा एक फ्लो। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इट कंटेन्स ए कैनाल। सुनिए बात को, कहानी ये बोल रही है आपसे कि यहां पर एक कैनाल है, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो मतलब कैनाल मींस ए ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब। तो एक तो हो गई ट्यूब, ठीक है, इसी स्लाइडर। अब ये ट्यूब ऐसे, अब देखो मैंने सीधी बना दी, मैंने सीधा ट्यूब बना दिया। एक्चुअली में ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये ऐसा ऐसा बना के, स्मॉल इंटेस्टाइन देखोगे समझ जाओगे आपके। हमने कहा ये पूरा ऐसा ट्यूब बना हुआ, इमेजिन किया हमने, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो रास्ता हो गया पूरा कि भाई फूड को यहां से इंटर करना है, यहां से बाहर निकलना है। एक ओपनिंग हो गई माउथ, एक हो गई माउथ और एक हो गया है एनस। ठीक है, इन बिटवीन क्या क्या करना है, मैकेनिकल प्रोसेस ऑपरेट करना है, फूड को क्रश करना है, ग्राइंड करना है। दांतों ने कहा हम काम कर लेंगे, स्टमक ने कहा हम भी थोड़ा हेल्प कर देंगे इसमें। फिर फूड को अंदर लेने के बाद, सुनिए कहानी, फूड को अंदर लेने के बाद उसमें कोई बैक्टीरिया खतरनाक तो नहीं है, कुछ तूने खतरनाक तो नहीं खा लिया भाई, बैक्टीरिया जो आपको दिक्कत कर दे। तो एक काम करो, इसको एसिड में डुबो दो। जो खा रहा है ना ये आदमी, पहले तो उसको अंदर लेने के बाद एसिड, तो स्टमक में स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरमेंट है, pH2 इतना स्ट्रॉन्ग एसिड कि जल जाए आदमी, वो स्टमक में है। वो
फूड में मिक्स हो गया, अब कहां का बचा बैक्टीरिया, खत्म। अब फिर मुंह में क्या हुआ, ग्राइंड किया, मैकेनिकल प्रोसेस किया, सलाइवरी एमाइलेज को मिलाया, चिकना किया फूड को ताकि वो निगल सको उसको। आप यदि बगैर चबाए हुए निकलोगे तो गले में फंस जाएगा। चबाया चबाया चबाया, उसमें म्यूसिलार को मिलाया, म्यूसिन मिला उसके अंदर, चिकना हो गया वो, फिर निगल लिया उसको, अपने नीचे आ गया धीमे धीमे, स्टमक में पहुंचा, वहां एसिड मिलाया, उसके बाद जब हो गया अब पचाने भेज दो भाई साहब, क्लीनिंग हो गया, कोई बैक्टीरिया तो नहीं बचा, नहीं बचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया, चलो भाई तुम संभालो काम। स्मॉल इंटेस्टाइन ने बोला कि हमारा नाम स्मॉल जरूर है लेकिन हम अपने काम से बहुत बड़े हैं, कद देख के बात ना करना। हमको लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि हमारा डायमीटर स्मॉल है, डायमीटर स्मॉल है, जबकि हमारा साइज लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है, हमारा साइज लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है। हमको लोग कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि हमारा डायमीटर स्मॉल है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर अधिक है, तो स्मॉल साइज में स्मॉल नहीं है, डायमीटर में स्मॉल है। ठीक है ना मजे की बात। अब वहां पे पाचन भी हुआ, अब वहां पे बोला कि भैया पचाने वाले एंजाइम कौन है, हमको कुछ सप्लाई चाहिए। लीवर ने कहा चिंता मत करो, हमने बाइल बना के एक थैली में भर दिया है, जब तुम बोलोगे तब तुमको बाइल मिल जाएगा, तुम फेट की चिंता मत करो, फेट को पचाने में हम रोल प्ले करेंगे। गॉल ब्लैडर ने बोला हमें वो थैली जिसका बड़े भैया जिक्र कर रहे थे, बड़े भैया लीवर बोल रहे थे कि हमने बाइल बना के छोटे भाई को दे दिया, छोटा भाई गॉल ब्लैडर, उसने कहा हमारे पास था, हम दे देंगे तुमको बाइल। ठीक है, वो आ गया। फिर एंजाइम कहां से आएंगे, पैंक्रियाज ने बोला बॉस अपन भरोसा रखो हम पे, हम पूरे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे, जो सारे एंजाइम जो सब पचा लेंगे। वो आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया, पाचन भी हो रहा है, पचे हुए को एब्जॉर्ब भी कर रही है वो। वेस्टेज लार्ज इंटेस्टाइन से बोला कि इसमें से वाटर निकाल लो, मिनरल निकाल लो, वेस्टेज को बाहर कर दो। यही तो पाचन है, और क्या है, हमको वही समझना है कि ये ट्यूब कि माउथ क्या है, इसोफेगस क्या है, स्टमक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, स्ट्रक्चर को समझना है। फिर जुड़ी हुई ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, इनको समझना है हमको। फिर इंटेस्टाइन कहती है भैया ऐसा है, हमारे को कहीं इन्फेक्शन लग जाए, हमारे पास भी कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ हमारे पास जो ऐसे लिम्फॉइड नोड्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। मुंह में बोलते हैं भैया वॉल्डर रिंग होती है, अब ये क्या होती है हम आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब है चैप्टर इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसको। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के समान है पाचन तंत्र, कैसा है, पोस्ट ऑफिस के समान है। पोस्ट ऑफिस देखे ना, ठीक है, चिट्ठी आई, मिली, देखा कहां भेजना है, प्रोसेस किया और आगे सप्लाई कर दिया। बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये भी एक पोस्ट ऑफिस के समान है। ये जिसे पोस्ट ऑफिस में मेल को रिसीव करते हैं, चिट्ठी आती है, उसको प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हमारे पाचन तंत्र में फूड आता है, उसको प्रोसेस करते हैं और जिसको फिर फाइनली वेस्टेज को बाहर निकालते हैं, यूजफुल को अपने पास अंदर रख लेते हैं हम। ठीक है, हमारा मुंह जो होता है, हमारा माउथ जो होता है, इट्स लाइक ए फ्यूल टैंक। गाड़ी में आप क्या करते हो, कार जो है बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, खोला नॉब, पेट्रोल डाल लिया, स्कूटी में भी सीट हटाई, पेट्रोल डाल लिया, है ना, कार में। तो बेसिकली हम जो ओपनिंग है उसकी फ्यूल टैंक की, वैसा हमारा ये माउथ है। तो फ्यूल को बेसिकली हमारा फ्यूल क्या है, फूड है ना। ठीक, पूरा पाचन तंत्र एक फैक्ट्री के समान है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे फंक्शन चल रहे होते हैं, कई सारे कंपोनेंट यहां पे इन्वॉल्व होते हैं। मैंने एक असेंबली लाइन के समान है कि फूड आया, तोड़ा, पचाया, उसको पहले इस प्रोटीन डाइजेस्ट किया, स्टार्च डाइजेस्ट किया, उसके बाद फिर उसको और डाइजेस्ट किया, फैट लिया, उसको एब्जॉर्ब किया। तो मतलब मल्टीपल प्रोसेस ऑपरेट्स इन ए टाइम। चलिए हम ऐसे देख लेते हैं, देखो इसको, ये एक बहुत अच्छा इमेज है, बहुत अच्छा कार्टून है जो बतलाता है हमको कि पाचन तंत्र काम कैसे करता है। आप एक एक हिस्सा इसका ध्यान से देखिए। आपके पहले इस पूरे कार्टून को देखिए आप और खुद दिमाग लगाइए इसमें कि ये कार्टून क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पहले इस कार्टून को पूरा देखिए और खुद बताइए कि ये कार्टून क्या खुद सोचिए कि ये कार्टून क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इमेज को जरा ध्यान से देखिएगा। जब तक मैं पानी ले लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखा आपने इमेज को। अब एक काम करता हूं मैं इस इमेज को जो है, इस इमेज को मैं थोड़ा सा हिस्से में बांटता हूं, है ना। पहला हिस्सा
देखो यही है ना, इसी इमेज का पहला हिस्सा मैंने बड़ा कर, देखो सबसे आगे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है माउथ, है ना। फूड अंदर लिया, दांतों ने क्या किया, क्रश, देखिए आप इसको लिया, टक टक काट लिया उसको, ठीक है, काट लिया। काटने के बाद आपने क्या देखा, ये देखा आपने, ये क्या है, ये जो है कहां गया, ये गया कहां पर, ये गया जो है वो माउथ के अंदर, दांतों ने काट इसको जो है वो तोड़ा इसको। फिर आप देख रहे हो कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो इसमें जो है वो सलाइवा को मिला रही हैं, लार को मिला रहे हैं इसमें के, ये मिला इसमें, ठीक है। और फिर फूड को क्या किया, फाइनली सलाइवरी ग्लैंड से मिला, और फूड को क्या किया, ईसोफेगस के थ्रू उसको स्टमक तक उसको भेज दिया। कहां भेज दिया, उसको स्टमक तक भेज दिया इसको हमने, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, देखो ये स्टमक, ये है स्टमक, है ना, ठीक है। और ये क्या हो गया, फिर ये हो गया है ईसोफेगस। देखिए ना, मजेदार कार्टून है के, ईसोफेगस हो गया के, आप देख रहे हैं माउथ है, फूड को पचाया, उसमें सलाइवा ग्लैंड को मिलाया, और फाइनली फिर उसको जो है उस हिस्से को, चबे हिस्से को हमने स्टमक में भेज दिया। स्टमक के अंदर क्या एसिड भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है हमको के। फिर क्या किया हमने, फिर हम आए स्मॉल इंटेस्टाइन में आए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम यहां पर आए तो क्या हुआ, हमने बाइल, पैंक्रेटिक जूस, उन सबका सप्लाई यहां पर इंश्योर किया हमने। स्मॉल इंटेस्टाइन में आया ये, और वहां पे फूड को हमने पचाया, और पचाने के बाद पचे हुए फूड को हमने जो है अलग से निकाल लिया हमने के, अलग से हम जो है वो, ये क्या है, ये हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं हमके। ये सब क्या है, पैंक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, ये इससे वो इससे दिखाई पड़ रहा है हमको, ठीक है ना, क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। फिर क्या किया आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन बाद आपने क्या किया कि आपने पचे हुए फूड को निकाला आपने, और कहां भेज दिया उसको, आपको अपने उसको भेज दिया यहां पे, जो है वो आपकी बॉडी को भेजा, यहां पे इसका फूड का इस्तेमाल हो रहा है, लिवर के थ्रू बॉडी को भेजा, यहां इसका यूज हो रहा है। और ये क्या है, वेस्टस को लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, वेस्टस को कहां भेजा, रेक्टम में भेजा आपने, और वेस्टस को फाइनली फिर बाहर निकाल दिया गया इसको, ठीक है ना। तो याद रखिए, एक्सक्रीशन एक अलग प्रक्रिया है। एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस केमिकल निकलते हैं, डाइजेशन में जो वेस्टेज निकलता है, फीसेस निकलता है, वो नाइट्रोजनस केमिकल नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ फूड जो नहीं पच पाया वो फूड होता है, ठीक है, क्लियर। आप देखिए, इस जो पहले देखा आपने पूरा, उसी को हमने दूसरे तरीके से इमेज दिखाया यहाँ पे, कि आप देख रहे हैं कि जब हम फूड लेते हैं तो कितने सारे ऑर्गन, कितना सारा काम चल रहा होता है लड़के। इट्स लाइक ए फैक्ट्री, इट्स लाइक ए फैक्ट्री, यहाँ पे मल्टीपल टास्क एक साथ जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं, क्लियर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है, हमें दो चीजें और समझनी पड़ेंगी जो एनिमल किंगडम से जुड़ी हुई हैं, टू वे डाइजेशन और वन वे डाइजेशन। देखो बेटा, टू वे का मतलब यह है कि ऐसा पाचन तंत्र में कि ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, इसमें कि क्या होता है कि एक ही ओपनिंग होती है, वही माउथ के समान काम करती है, और वही एनस समान करती है, यानी फूड की एंट्री भी इसी से होती है, और फूड का जो वेस्टेज है उसका एग्जिट भी इसी से होता है। तो इसका मतलब जब फूड को अंदर लिया, पूरा पचा लिया, और पचाने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जब वेस्टेज इकट्ठे होकर वेस्टेज को, जब तक वेस्टेज को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक पाचन आगे का फूड नहीं ले पाएगा। ये एनिमल क्या होगा, एक बार फूड लेने के बाद रुकेगा ये, जब तक कि पूरी प्रक्रिया ऑपरेट ना हो जाए, फिर उसके बाद ही फूड लेगा वो, ठीक है। टू वे डाइजेशन। सिंपल एनिमल्स हैव ए सिंगल डाइजेस्टिव पाउच विथ ए सिंगल ओपनिंग, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, याद है ना। फूड इंटर्स थ्रू द ओपनिंग, वेस्टेज लीव थ्रू द सेम ओपनिंग के, यानी जो माउथ है वही एनस के समान काम करता है, या तो मतलब एनस और माउथ अलग अलग सेपरेट नहीं होते हैं। सिलेंटेटा में देखने मिलता है हमको। दिस ऑर्गेनिज्म मस्ट फिनिश डाइजेस्टिंग बिफोर ईटिंग अगेन के, मतलब पूरा पाचन होने के बाद ही अगली बार ये भोजन को कर पाते हैं ऐसे जीव, ठीक है। एक ही ओपनिंग होती है इनमें, ये जो यहां दिखाई पड़ रही है आपको, सीधी ओपनिंग के, ठीक। जबकि वन वे डाइजेशन में क्या होता है बेटा, वन वे डाइजेशन में कहता है कि फूड लगातार पच रहा होता है, लगातार आप फूड ले रहे होते हैं, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही होती है। द मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल हैव वन वे डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और पहले वाला क्या था, वो इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। फूड इंटर्स वन ओपनिंग से हम बोलते हैं माउथ कहते हैं इसको हम, एंड लीव फ्रॉम अनदर जिसको हम एनस कहते हैं। एनिमल विथ वन वे सिस्टम कैन ईट एनी टाइम विच इज एन एडवांटेज, ऐसे एनिमल किसी भी समय खा सकते हैं, फूड को लगातार प्रोसेस में लगातार फूड कंटिन्यूअस सिस्टम में बना होता है। उनमें क्या था पहले वाले एनिमल में, पहले फूड पचेगा, पूरा काम होगा, तभी अगली बार फूड ले पाएंगे। यहां पे क्या है कि असेंबली लाइन के समान लगातार काम चल रहा है ना, कि लगातार एक एंड से एंटर हो रहा है और एक एंड से जो काम लगातार आगे की ओर चल रहा होता है, ठीक है।
देखिए आप, है ना, ये हम देख रहे हैं काऊ के अंदर कंपाउंड स्टमक दिखाई पड़ रहा है। हम ऐसा स्टमक हमारा नहीं होता है, काऊ में कंपाउंड स्टमक होता है जो सेलुलोज के पाचन में रोल प्ले करता है। हम इस पर भी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एक तरफ माउथ है, इसमें ओपनिंग है माउथ का, और एक तरफ आप देख रहे हैं ना से जो उसका एग्जिट पॉइंट है इस कट के। तो कहने का मतलब ये है कि ये है वन वे सिस्टम है ये डाइजेशन का, या इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं कि हम फूड को लेते हैं, फूड को हम चबाते हैं, चबाने के बाद उसको हम जो है वो जिसको हम तोड़ते हैं, उसको हम कई क्रश करते हैं और उसको फिर हम निगलते हैं, उसमें सलाइवा को मिलाते हैं हम। तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है और एक होता है केमिकल डाइजेशन, ठीक है। जब आप भोजन को देखिए, गौर से इमेज देखिए, जब आप निगलने को होते हैं उसके पहले आप एपिग्लॉटिस का पोजीशन देखिए, और जब फूड निगल रहे होते तब एपिग्लॉटिस का पोजीशन देखिए, ठीक है। जब आप भोजन को निगल रहे होते हैं उस समय एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस उस समय जो है वो आपके जो ट्रैकिया है उसको बंद करता है वो, ताकि आपकी सांस की नली में आप भोजन को ना ले जाएं। इसलिए खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए। अधिक आप बातें करते करते खाना खाएंगे तो गलती से जो है वो फूड आपके जो है वो ट्रैकिया में जा सकता है, ठीक है। जो बक्कल कैविटी, जो माउथ बोल रहा हूं, इतना आसान नहीं है भाई। माउथ के अंदर भी बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है। माउथ के अंदर आप देख रहे हैं आपको दांत दिखाई पड़। अब हम जो है जब हम माउथ को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि फ्रेनुलम क्या होता है, ठीक है ना। तो माउथ के अलग अलग हिस्से देखेंगे, टॉन्सिल्स के बारे में बात करेंगे हम वॉल्डर रिंग के बारे में बात करेंगे, हम सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग के बारे में बात करेंगे। अभी सिंपल सा आप इतना देखिए कि माउथ जो है जिसको आप केवल ओपनिंग समझ रहे हैं ना, वहां पर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। दांत है, मैकेनिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जीभ मैकेनिकल प्रोसेस में हेल्प करती है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला जो एंजाइम होते हैं वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है इन ह्यूमंस मैकेनिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द माउथ. Human incisor and canine are adopted for tearing food, while molars are adopted for grinding the food. के and incisor और जो है वो canine से हम फूड को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, और हम मोलर से उसको हम ग्राइंड करते हैं. के सलाइवा जिसमें एंजाइम होते हैं ये फूड में मिक्स हो जाती है मैकेनिकल डाइजेशन में. ठीक है, ठीक. फिर उसके बाद आते हैं हम बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करते हैं जो केमिकल डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं. ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर वन में कन्वर्ट करते हैं. बेसिकली ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो पाचन की प्रक्रिया में रोल प्ले करते हैं. ये पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, देखिए अब एक दिन में क्या क्या होता है हमारे साथ में. हम क्यों इतना पानी पीते हैं, क्यों हमको इतनी रिक्वायरमेंट वाटर की होती है, क्यों हमें अच्छा पाचन तंत्र रखना है, अच्छा डाइजेशन सिस्टम रखना है, तो हमको कम से कम एक दिन में 3 से 4 लीटर वाटर लेना चाहिए. कम से कम आपको 3 से 4 लीटर वाटर जो है एक दिन में लेना चाहिए. ठीक है, कई लोग 2 से 3 लीटर बोलते हैं, पर 3 यदि किसी व्यक्ति को कंजस्टिव हार्ट डिजीज है, हार्ट फेलियर का इश्यू है, जो कि क्रॉनिक डिसऑर्डर है, रीनल डिसऑर्डर है, तो वैसे व्यक्ति को जो है डॉक्टर की सलाह के बाद कितना वाटर लेना चाहिए वो डॉक्टर आपको नेफ्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट बताएगा कितना वाटर का इंटेक आपका होना चाहिए. तो पानी खूब सारा लेना हर बार भी नहीं है, कुछ बीमारियों के साथ में इसको वाटर का रेस्ट्रिक्शन भी होता है. ठीक है ना. देखिए मैंने कहा आपसे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेशन की बात करें, हम इंजेक्शन की, हमने 2 लीटर के आसपास फूड को अंदर इंटर किया, हमने फूड को लीटर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे. तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेशन की बात करें, हम गैस्ट्रिक सिक्रेशन की बात करें, देखिए 1 लीटर के आसपास आप एक दिन में आपका लार निकलता है. 2 लीटर के आसपास पूरे 24 घंटे में आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन निकलता है. 1.2 लीटर के आसपास आपका पैंक्रियाटिक सिक्रेशन निकलता है. पूरे दिन भर में 700 ml आप बाइल रिलीज करते हैं. आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तकरीबन 2 लीटर के आसपास का जो है फूड डिसॉल्व होकर वहां आता है. तो आप सोचिए ना कितना बड़ा प्रोसेस है, कितना बड़ा प्रोसेस लगातार चल रहा होता है. एक बड़ा प्रोसेस है. ठीक है, अब लोकेशन की बात, हमने क्या किया, 4 कॉलम है. एक तरफ लोकेशन लिखा, एक तरफ पीएच लिखा, एक तरफ लिखा एंजाइम, एक तरफ लिखा हमने मॉलिक्यूल डाइजेस्ट के. तो माउथ सबसे पहले हमने कहा लोकेशन है माउथ. ठीक है, पीएच है न्यूट्रल, लगभग न्यूट्रल. एंजाइम है एमाइलेज और डाइजेशन होता है स्टार्च का. स्टमक का पीएच होता है एसिडिक. मेन एंजाइम है पेप्सिन जो कि प्रोटीन का इनिशियल डाइजेशन करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन पीएच है एल्कलाइन, बेसिक पीएच है जो कि एमाइलेज, पेप्टिडेज और लाइपेज सब तरह के एंजाइम यहां पर होते हैं जो कि कंप्लीट डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं. तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो दिमाग में आपके रहना चाहिए बेटा. ठीक है, इनमें गलती मत कीजिएगा. क्लियर. ठीक है, अब डाइजेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है. डाइजेशन में भोजन को अंदर लेना, इंजेक्शन करना. ठीक है, फूड का मूवमेंट, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इलिमिनेशन, ये सब इंक्लूड है. नोट कर लेना, एनसीईआरटी में इतना क्लैरिटी के साथ नहीं दे रखा है बेटा, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना फिजियोलॉजी का तो वो अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आता है, इसलिए प्लीज नोट कर लेना इसको. ठीक है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी का ही इमेज दे रखा है बेटा. तो इस इमेज की लेवलिंग वर्कबुक का इस्तेमाल कीजिएगा और लेवलिंग को प्रॉपर तरीके से कर लीजिए.
वर्कबुक का इस्तेमाल कीजिएगा बेटा और लेवलिंग को प्रॉपरली कर लीजिएगा इसकी, ठीक है, क्लियर। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 में हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर लंबा जरूर था लेकिन बहुत कुछ सीखा होगा हमने। तो देखो डाइजेस्ट सिस्टम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, कहने आप एक एक हिसाब बिल्कुल फैक्टर के समान कहां क्या काम चल रहा है हम फूड मॉलिक्यूल बनकर सीखेंगे। हम एक काम करेंगे, हम एक कोर बन जाएंगे, हम एक निवाला बन जाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या घटा, वो सब चीजें हम देखेंगे सिस्टम में, ठीक है ना। फिर मैंने आपसे कहा बेटा कि यहां पे पहली बार मैं यहां पे सपोर्ट अस का मैंने जो है वो आपका एक सिंबल मैंने इस्तेमाल किया है मेरी टीम के कहने पर कि टीम मेंबर चाहते हैं हमारे कि आप लोग जो है वो बायोमेंटर्स के चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करें इसको आप, क्योंकि अभी देखिए ऐसा है कि हम लोग जनरली ऐसा नहीं बोलते हैं पर व्हाट वी फील दैट कि ड्यू टू ह्यूज कॉम्पिटिशन बहुत सारे लोग बहुत करोड़ों रुपए का पैसा लेके आए फंडिंग से, बहुत सारा जो है मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो समहाउ वी डोंट वांट टू कि हम इस भीड़ में कहीं खो ना जाए, इसलिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास उतना जो है वो पावर नहीं है, मनी पावर नहीं है, हमारे पास उतना हमारे पास वो नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे पास देश का सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे सच्चे कमांडो है हमारे पास में और वे बायोमेंटर्स की इस मुहिम को जरूर सपोर्ट करेंगे। हमारा पर्पस है कि एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो हमारा सब्सक्राइबर हो चाहे ना हो, शिक्षा जो है सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, वही हमारा पर्पस है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे दोबारा बोलने की जरूरत इन सब चीज़ों के लिए नहीं पड़ेगी, वो आप समझते हैं बेहतर कि क्या करने से क्या हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बायोमेंटर्स जो है बहुत सारे सोशल कॉज में काम कर रहे हैं और उनका जो पूरा जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर ही उसका आधार है। तो टेक सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू कैन अफोर्ड दैट तो प्लीज टेक सब्सक्रिप्शन और जो है वो बायोमेंटर्स को सपोर्ट कीजिए। ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं, पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.